गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे बता देंगे क्या मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है एवरीबडी? आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, फटाफट से बताओ क्या सब कुछ क्लियर है क्या? मस्त एकदम मक्खन। फैंटास्टिक। तो देखो भाई, बीसीके में हमारे अभी तक 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स? 4 चैप्टर्स, बिल्कुल सही। अब हम करने वाले अपना 5th चैप्टर। अगेन अ वेरी वेरी छोटू चैप्टर, ठीक है सर। मैक्सिमम 3 दिन में ख़त्म। सच्ची? हाँ हाँ सर, मैक्सिमम 3 दिन में। और बहुत ही आसान चैप्टर है, लाइक लिटरली बहुत आसान चैप्टर है। रीड करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। मज़े मज़े में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। शुरू करें एवरीबडी, शैल वी स्टार्ट? हाँ जी। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं सर, हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। अब फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर क्या मतलब है इसका? हाँ जी, ये जो अंग्रेजी वर्ड आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर जो बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं बिजनेस हूँ तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो मुझे क्या करते हैं, जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे असिस्ट करते हैं फंक्शन करने में। हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे बिजनेस करने में, मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हाँ उनको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट करना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जैसे चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। आप सोचो बेटा, मेरा बिजनेस है तो मुझे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मुझे हेल्प लेना पड़ेगा? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? मैं बता सकता हूँ, बैंक। क्या मैं बैंक के बिना बिजनेस कर सकता हूँ? नहीं सर, बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ या ना? जैसे आज आप देखते हो कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या फटाफट से ट्रांजेक्शन होती है सर? यूपीआई, हाँ, क्या उसके बिना आज मैं अपना बिजनेस इमेजिन कर सकता हूँ? सर नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताओ, आप अलग अलग शहरों में बैठे हो, हाँ जी, अगर मान लो ऐसा कोई बैंकिंग सिस्टम होता ही नहीं तो क्या हम कैश में कुछ भी कर पाते? नहीं। अरे कोई बच्चा जयपुर में बैठा है तो क्या वो यहाँ मुझे कैश देने आता? नहीं आता ना। हाँ जी, तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी ऐसा नो। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है, आज मैं सिर्फ एक शहर में बिजनेस नहीं करता हूँ सर। एक बिजनेस सिर्फ उसी लोकेशन में लिमिटेड नहीं होता है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो अगर मैं गुड़गांव में बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा कस्टमर मुंबई में बैठा है तो कैसे मैं उस तक गुड्स पहुंचाऊंगा? सर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एवरीबडी ऐसा नो। तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हो गई, हाँ है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करती है। हाँ जी बिल्कुल सही। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, राइट? मेजरली हम क्या क्या पढ़ने वाले? तो देखो हम बैंक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे सर। हम पढ़ेंगे इसके ऊपर वाले लेवल पे। मतलब हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। सर किसके बारे में? आरबीआई, क्योंकि वही तो सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है। बिल्कुल सही बात है। हम इंश्योरेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम आईआरडीए के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हम स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हाँ फटाफट से आते हैं सर, जल्दी से आओ। देखो देखो देखो, कह रहे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, और मैंने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस और एक होता है फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। सर नॉन फंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉन फंडिंग मतलब जो आपको फंड नहीं देता है। सर ये ऑर्गेनाइजेशंस मुझे पैसा नहीं दे रही है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये मुझे बस बिजनेस करने में हेल्प कर रही है। जैसे आरबीआई, क्या आरबीआई बिजनेस को डायरेक्टली पैसा देता है क्या? अरे नहीं ना। अरे देता क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको पता है आरबीआई एक ऐसा, जैसे होता है ना स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं सर जब तक प्रिंसिपल होते हैं, जब भी आपने कभी नोटिस किया होगा कि टीचर्स पढ़ा रही हैं, कभी कभी होता है टीचर्स का पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर राउंड पे निकले हुए हैं, सारे टीचर्स एकदम सिंसियर, एकदम सीरियसली आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है, राइट एवरीबॉडी? तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही बैंक्स के जो प्रिंसिपल है, बैंक्स के प्रिंसिपल कौन है? सर आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या कर रखा है? आरबीआई ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, हाँ जी, ताकि बैंक्स को मॉनिटर करे। तो बहुत सारी चीजें आरबीआई करता है जिसके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा सेबी, सेबी क्या है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का। अब स्टॉक मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। पब्लिक से पैसा लेने के लिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सर। उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है? सेबी है। सर सीसीआई, कंपटीशन कमीशन, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सर सीसीआई क्या करता है। सीसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करती है कि भाई मार्केट में किसी की मोनोपोली फॉर्म तो नहीं हो रही है, कोई बहुत बड़ा तो नहीं हो गया, कस्टमर को एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ करके। अच्छा ठीक है। आईआरडीए हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के लिए। अच्छा, और नबार्ड, सर नबार्ड आता है किसमें? फंडिंग इंस्टीट्यूशन में। अरे किस में आता है? फंडिंग इंस्टीट्यूशन में देखो
ये चारों जो हैं ये आपके बिजनेस को पैसा पूसा नहीं दे रही है, हाँ जी। लेकिन नबार्ड आपने पहले पढ़ रखा है, आप 11th 12th में पढ़ कर आए हो सर। नबार्ड एक्चुअली में क्या करता है, एक्चुअली में वो पैसा आपको लोन वगैरह देता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसलिए उसको क्या बोला गया, फंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो इन पांचों के बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है और बहुत ही आसान है, ठीक है। आ जाओ जल्दी आओ सर, इंट्रोडक्शन जल्दी से रीड करेंगे, आ जाओ फटाफट से। इन द फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर, वी आर इंट्रोड्यूस बिजनेस फैसिलिटेटर। सर हमने पहले चैप्टर में बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में पढ़ा था बिल्कुल पढ़ा था कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं। इट्स अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स दैट ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस। सर ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको क्या करती है, बिजनेस करने में आपका बिजनेस आसान कर देती हैं। आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से, आप खुद सोचो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आराम से सोचते हैं कि मान लो मुझे क्या करना है, मेरा काम है कपड़े बेचने का, ठीक है। अब कपड़े बेचने के लिए सर मुझे क्या करना है, मुझे पूरे इंडिया के कस्टमर्स को कपड़े बेचने हैं। अब उसके लिए इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हाँ, अब क्या बेटा, मैं ट्रांसपोर्ट ढूंढता रहूंगा कि भाई मैं मुंबई तक कैसे कपड़े पहुंचाऊं, जयपुर तक कैसे पहुंचाऊं, नहीं। तो अब क्या हो गया, ऐसी कुछ एजेंसीज हो गई हैं, आपको पता होगा सर, ऐसी कुछ एजेंसीज खुल गई हैं जो क्या करती हैं, जो आपके पूरे लॉजिस्टिक्स को हैंडल करती हैं। वो बोलेंगे आप टेंशन मत लो, आपका डिलीवर करना हम डिलीवर कर देंगे। अच्छा, जैसे आपके घर में कुछ बुक्स डिलीवर होती है, हाँ जी, तो वो बुक्स डिलीवरी कौन करवाता है सर, एक अलग से कंपनी करवाती है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या वो बिजनेस करने को आसान कर रही है, हाँ जी आसान कर रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। यस और नो। तो क्या ही बोला गया, कह रहे इट्स अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट दैट इज द डूइंग ऑफ बिजनेस, बात तो सही है। कह रहे ड्रॉइंग एन एनालॉजी, किसी और का एग्जांपल लेते हैं। कैन यू रिकॉल दैट इन आवर प्राइमरी क्लासेस, छोटे बच्चे थे जब हम, वी रीड अबाउट आवर हेल्पर्स। हाँ, हम बचपन में पढ़ते थे कि हमारे हेल्पर्स कौन है ना, कौन थे सर हमारे हेल्पर्स, वो सारे लोग जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। क्या बोलता है, द वे दे सिंप्लीफाई आवर लाइफ्स एंड मेक्स अस कंफर्टेबल, ऐसे ही बिजनेस फैसिलिटेटर्स हमारे कौन है सर, हेल्पर्स हैं। अच्छा, दे डू द सेम फॉर द बिजनेस। उसके बाद बोलता है वी रैशनलाइज। सर रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली जस्टिफाई करते हैं, वी जस्टिफाई देयर नीड, एक्सप्लेन देयर नीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एसोसिएटेड विद परसुइंग द बिजनेस एज ऑक्यूपेशन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई तुमको ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्यों चाहिए, तो आप उसको जस्टिफाई करते हो कि बिजनेस जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जॉब की तरह नहीं है कि चले गए बैठे 8 घंटा 10 घंटा काम किया सैलरी मिली वापस आ गए, नहीं। बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसको करने के लिए हमको हेल्प लगती है, वही बता रहा है वो। अच्छा ठीक है, ऑलराइट सर। वन में आर्ग्यू दैट सिंस ऑक्सिलरीज, अभी हमने ये भी पढ़ा था सर, हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, क्या ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड, क्या था सर ये, अरे यही तो थे सर, ये वो सब लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं, जैसे बैंकिंग, हाँ जी, इंश्योरेंस, राइट, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। तो क्या ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड था, एड्स टू ट्रेड था, क्या ये भी बिजनेस फैसिलिटेटर की डेफिनेशन में आ जाएंगे, बिल्कुल सही। जो भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं वो सब आपके कौन हो जाते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ओके ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यस सर, यस ठीक है। दे टू इज द डूइंग ऑफ बिजनेस, करेक्ट बात है। दिस शुड ऑल्सो बी रेफर टू एज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, यस। तो इसका मतलब एमसीक्यू क्या बन सकता है, बन सकता है कि जो आपके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है, क्या वो भी फैसिलिटेटर्स में आते हैं, सर बिल्कुल आते हैं, सर बिल्कुल आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। इसके बाद देखो कह रहा है ऑल दी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कंप्राइज एन इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब ये जो चीज आपको समझाने वाला है वो आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, देखो फटाफट से। क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको 3 लेयर दिख रही है सर, एक कौन सी लेयर है, एक है आपकी बिल्कुल अंदर वाली, अच्छा ठीक है। दूसरी कौन सी है, दूसरी सर ये आपको दिख रही है बाहर वाली, अच्छा ठीक है। और लास्ट कौन सी है सर, लास्ट आपको दिख रही होगी ये जो बिल्कुल बाहर है। तो आपको 3 लेयर दिख रही होगी, राइट एवरीवन, 3 लेयर्स, हाँ जी। तीनों लेयर्स को एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी, हाँ जी, शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन पीओसी वर्ड जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, आर्टिकलशिप में जाओगे उस टाइम पे आप सुनोगे हमारा पीओसी ये है, हमारा पीओसी वो है। पीओसी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब है ये वो लोग हैं, ये वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मतलब बिजनेस और इनका क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ।
आपके अभी इस चैप्टर में 4 पीओसी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 4 पीओसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको वही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे हमने बोला कि सर एक बात बताओ, मान लो मुझे पैसा चाहिए सर, मेरे को एक्सपैंड करना है, अब मेरे को ऑफलाइन सेंटर खोलने हैं सर, मेरे को हर शहर में अपने सेंटर खोलने हैं, मेरे को ऑनलाइन में बहुत आगे जाना है, ये करना है वो करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हाँ जी। अब पैसा कहाँ से लूँ? क्या मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूँ? क्या मैं बैंक से लोन ले लूँ? डिबेंचर इशू कर दूँ? अरे करूँ तो करूँ क्या? ये सर, तो अब ये सब की नॉलेज मुझे तो है नहीं। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर करूँगा जिसको इसकी नॉलेज होगी। वो मुझे आके बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, इतना पैसा इक्विटी शेयर से, इतना पैसा बैंक लोन से तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल सही बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो वो मुझे क्या कर रहा है? डायरेक्टली कंसल्ट कर रहा है। तो क्या वो बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में है? हाँ। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गए वो क्या हो गए? पीओसी। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर वो मुझे बोल रहा है कि बैंक से लोन ले लो, तो इसका मतलब बैंक मुझे हेल्प कर रहा है। हाँ, लेकिन सर पहले पीओसी कौन था? पीओसी था फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उसके बाद आया बैंक, उसके बाद आया बैंक। हाँ जी, उसके बाद जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बात समझ लो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यार मुझे क्या करना है, मुझे अब मान लो मैं अपनी बुक्स बना रहा हूँ, ठीक है, फाउंडेशन की, इंटरमीडिएट की बुक्स रेडी हो रही है। अच्छा ठीक है, अब बुक्स मुझे सारे स्टूडेंट्स के घर में डिलीवर करनी है। अब डिलीवर करूँ तो करूँ कैसे? आपने बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे फेडेक्स। अरे सुना क्या? हाँ सर, मेक माई डिलीवरी, एमएमडी, मेक माई डिलीवरी। अच्छा, और कौन सी है सर? ब्लू डार्ट। हाँ, ये आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना, बिल्कुल सुना होगा। ये बहुत सारी कंपनीज हैं। अब कौन सी कंपनीज को मैं सेलेक्ट करूं? अच्छा, क्या मैं आपको सर प्लेन से ट्रांसपोर्ट कर दूं? अच्छा, या ट्रेन से जाएगा? अरे जाएगा कैसे? आप सोच रहे हो सर कौन सा ट्रांसपोर्ट हम यूज करें? ई कार्ट हो गया, ये सब चीजें हो गई। अच्छा, ये बात भी सही है। तो अब इन सब की नॉलेज मुझे तो नहीं है। नहीं, इसके लिए भी कौन होते हैं बेटा? इसके लिए भी कुछ लोग होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते थे? जिसको बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। सर फ्रेट फॉरवर्डर कौन होते हैं? जो आपको कंसल्ट करते हैं कि भाई सुनो, तुम्हें लॉजिस्टिक ये वाला चूज करना चाहिए। हाँ जी, तुम्हें अगर बुक्स डिलीवर करनी है तो ये वाली कंपनी से करो। कौन सा मोड करना है? शिप से जाना चाहिए, प्लेन से जाना चाहिए, गाड़ी से जाना चाहिए, रेलवे जैसे। अरे जाएगा कैसे? अच्छा, ये सुनो। तो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कौन है सर? वो फ्रेट फॉरवर्डर जो मुझे कंसल्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। उसके बाद मैं किसका यूज कर रहा हूँ सर? उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन का, एड्स टू ट्रेड। ओ समझ गया क्या? हाँ जी समझ गया। तो हमारा पहला लेयर क्या हो गया? पीओसी, जो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है। फिर मैं अगर किसी सर्विसेज का यूज कर रहा हूँ तो दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यस सर। उसके बाद आता है फंडिंग और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो बेसिकली रेगुलेट करता है। जैसे हमने बात करी, हमने क्या बात करी? जैसे इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, अब मुझे नहीं पता इंश्योरेंस कौन सा लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे इंश्योरेंस लेना है, कौन सा लेना है? तो उसके लिए इंश्योरेंस कंसल्टेंट होते हैं, वो मेरा पीओसी हो जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी जो हो गई वो मेरा क्या हो जाएगा? एड्स टू ट्रेड में आ गया इंश्योरेंसेज। इन उसको रेगुलेट करने वाला क्या हो गया? आईआरडीए। यस सर, राइट। तो वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे पैसा चाहिए तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैसे? स्टॉक मार्केट में अपने शेयर इशू कर दो, तो स्टॉक मार्केट आ गया एड्स टू ट्रेड में। उसको रेगुलेट करने वाला सेबी। अच्छा, पैसा चाहिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट पीओसी। बैंक से लोन ले लो तो सर एड्स टू ट्रेड में आ गया। और आरबीआई बैंक को रेगुलेट करने वाला। आई होप आपको ये तीनों लेयर समझ में आ गए होंगे, है ना? अब देखो ध्यान से देखो। कह रहे देखो, ऑल दी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे कंप्राइज एन इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ बिजनेस फैसिलिटी। हाँ जी, हमको दिख भी रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेट्स अस सिचुएट दीज एट एन इंटरमीडिएट लेवल। एमसीक्यू, क्या सर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो कौन सी लेयर में आता है? इंटरमीडिएट में आता है, बीच वाली। ओके सर, ओके। इन द लेयर अबव वन वुड लाइक टू प्लेस सच पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसीज एज आरबीआई। इसके ऊपर कौन आएगा? टॉप लेयर में ये सारी एजेंसी जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। वन में ऑल्सो एनविसिज, अच्छा, अ लेयर ऑफ फैसिलिटेटर्स बिलो दैट वी मे रेफर टू एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेयर। तो हमारी 3 लेयर हो गई। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और टुगेदर सर इस पूरे के पूरे चार्ट को हम क्या बोल देंगे? टुगेदर दीज मे बी रिगार्डेड एज कंप्राइजिंग व्हाट मे बी डिफाइंड एज बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, सर ये पूरा सिस्टम है। पहली लेयर जो आपके कॉन्टैक्ट में है,
फिर जिसकी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो ऑक्सिलरीज, हाँ जी, उनको रेगुलेट करने वाले आपका टॉप लेयर, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। पहले पैराग्राफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइट कर रखा है बस उतना पढ़ लेना। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से। अब हमें क्या पढ़ना है, पीओसी में क्या क्या आता है। अब देखो पीओसी में काफी लोग आ सकते हैं, है ना। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज आ सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट आ सकते हैं, बैंक मैनेजर, जो भी है, हाँ जी, जो आपके डायरेक्टली पीओसी में है। यहां पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 ही एग्जांपल लिए, देखो ध्यान से। कह रहे पीओसी, बिजनेस फैसिलिटेटर्स हेल्प द बिजनेस इन सेवरल वेज, कंसीडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेटिव लिस्ट ओनली। सर इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई ये तो बस 3-4 एग्जांपल है, हाँ इसके अलावा और भी होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन है? फ्रेट फॉरवर्डर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, जो बेसिकली आपके लॉजिस्टिक्स को हैंडल करेगा कि आपको कौन सा मोड चूज करना चाहिए, यस सर, हाँ, कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, ये सब चीजें। उसके बाद पैकिंग वगैरह भी करवाएगा कि भाई आपको अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो उसकी पैकिंग क्या होनी चाहिए, कार्डबोर्ड में, पॉलिथीन में, कौन सी। अच्छा, इट्स अ पर्सन और कंपनी हु ऑर्गेनाइजेज शिपमेंट्स, बिल्कुल सही सर, हु ऑर्गेनाइजेज शिपमेंट्स, बिल्कुल सही, फॉर द बिजनेस फर्म्स टू गेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द मार्केट। तो बेसिकली मान लो अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करने हैं तो मैन्युफैक्चर से आपके तक कैसे आएंगे, बिल्कुल सही, ये सुनो। फिर आपने कुछ अगर सेल करना है तो आप कस्टमर तक कैसे जाओगे, करेक्ट बात है, ठीक है। देखो नोट, फ्रेट फॉरवर्डर्स नेटवर्क विद, हाँ जी, इनका नेटवर्क होता है पूरा का पूरा। जो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज होती हैं, इनका क्या होता है, इनका पूरा नेटवर्क होता है विद शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस, रेलवेज, रोडवेज, हाँ जी बिल्कुल सही, ये सुनो, पूरा नेटवर्क होगा। और ये आपको क्या बता पाएंगे, प्रॉपर सपोर्ट दे पाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द बिजनेस। बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद आते हैं बेटा बिजनेस इंक्यूबेटर। अगर आप थोड़ी सी बिजनेस रिलेटेड वेब शोज देखते हो या फिर आप कुछ भी ऐसे कुछ मूवीज देखते हो तो आपने इंक्यूबेटर का नाम जरूर सुना होगा, राइट। जनरली आपने शायद से कोई, अगर मान लो कोई आपने देखी है इंग्लिश मूवी देखी है, कोई देखी है, वहां पे जरूर सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है सर, इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर होता है सर एक ऐसी जगह जहां पे आपको बिल्कुल ऐसे, क्या बोलते हैं उसको सर, आपको बड़ा किया जाता है ना, आपको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, हाँ जी, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई बहुत ही नया स्टार्टअप है, उसके पास बस एक आइडिया है, उसके पास स्किल है, लेकिन बिजनेस को डेवलप करने के लिए काफी कुछ चाहिए होता है आपको। जैसे आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहिए, हाँ जी, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अच्छा पैसे अगर रेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो मतलब आपको क्या कर रहे हैं, अभी आप बहुत ही छोटे हो, अभी तो आपने बिजनेस चालू किया है, आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं सर, ऐसी मतलब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे छोटे बिजनेस को क्या करती है, हेल्प करती हैं, ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना पाए, एक प्रॉपर बिजनेस बन पाए, ताकि वो सेल कर पाए, पैसा रेस कर पाए, वो सब चीजें, ठीक है। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स दे हेल्प क्रिएट एंड ग्रो। आपके पास बस एक आइडिया है लेकिन आपको बिजनेस क्रिएट करना है, एक टीम बनानी है फॉर एग्जांपल, उसमें आपको हेल्प कर देगा। दे ग्रो यंग बिजनेसेस, तो क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी सपोर्ट, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज, है ना। आप मान लो बेटा आपके पास एक आइडिया, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हाँ जी, आपको टीम, जैसे मैंने बोला जो भी आपको बिजनेस बनाने के लिए चाहिए होता है वो इन इंक्यूबेटर्स के पास होता है, इनका नेटवर्क होता है, हाँ जी, इनका नेटवर्क होता है। उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्सेलरेटर। अब देखो इंक्यूबेटर का मतलब क्या है, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, इंक्यूबेटर का मतलब होता है 0 to 1। मतलब अभी आप 0 पे हो, आपके पास एक आइडिया है, आपको वो पहला स्टेप लेने में, आपका बिजनेस फॉर्म करने में, एक आइडिया को बिजनेस के फॉर्म में लाने में हेल्प करने वाला इंक्यूबेटर होता है। लेकिन अब एक बार आपका बिजनेस फॉर्म हो गया, अब बेटा 1 से 100 जाने में एक्सेलरेटर आपकी हेल्प करते हैं कि आपका प्रोडक्ट रेडी है, टीम सही है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मार्केट में उसको लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें, कि भाई बिजनेस को अब एक्सपोनेंशियली ग्रो कैसे करना है, एक्सेलरेटर। ओके, तो पहले आपको पाल पर उसके बड़ा किया इंक्यूबेटर्स, फिर आप उठ जाओ एक्सेलरेटर हेल्प्स अ बर्डिंग बिजनेस। सर बर्डिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, बर्डिंग मतलब जो अभी, मतलब ऐसे आपने सुना होगा बर्डिंग आर्टिस्ट, कि भाई मैं आर्टिस्ट हूं लेकिन मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग आर्टिस्ट है ये, बर्डिंग एक्टर है ये, हाँ जी, बर्डिंग एंटरप्रेन्योर, कि अभी ये एंटरप्रेन्योर बन रहा है, उस प्रोसेस में है ये सर। तो बिजनेस के बनने के प्रोसेस में हो आप, कि भाई आपकी टीम बन गई है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब आपको बिजनेस क्रिएट करना है, पैसा कमाना है, उसको हमने क्या बोला, बर्डिंग बिजनेस। दे क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड पुट इट इन द फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस।
कि भाई फटाफट से क्या करना है, फटाफट से अब इसको कमर्शियल सक्सेस लेनी है, मतलब सेल्स करनी है, प्रॉफिट कमाना है, उसमें ये बिजनेस एक्सीलरेटर काम करते हैं। ऑल राइट, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पे आपका बिजनेस बन रहा है, आप अभी ग्रो कर रहे हो, यहां पे क्या है सर, यहां पे बडिंग बिजनेस को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च में हेल्प करेंगे। क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट, मार्केट में लॉन्च करना, ग्रो करना, उसमें ही आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो बिजनेस को कंसल्ट करते हैं कि पैसा कहाँ से लेना है, कितने टर्म्स पे लेना है, क्या टर्म्स होने चाहिए, इक्विटी, डेट, वो सब चीज़ें सिंपल है। हु एडवाइजेज द बिजनेस ऑन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो गया आपके, भाई इक्विटी, जैसे इक्विटी आपने इक्विटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हाँ जी वो सब चीज़ें, हाँ जी वो सब चीज़ें, बहुत ही आसान है, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, समझा चुका हूँ। जैसे आपके मर्चेंट बैंक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इसने क्या बोला, इट मे बी नोटेड दैट आपके मर्चेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आर नॉट देमसेल्व्स द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, द ऑक्सिलरीज और एड टू ट्रेड। अब सुनो मेरी बात क्या बोल रहा है, कह रहा है जो आपके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कुछ होते हैं, हाँ सर ये आपको सिर्फ कंसल्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये सिर्फ कंसल्ट करते हैं। पैसा तो आपको बैंक से लेना है, यस सर, ये आपको क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि आपको कहाँ से पैसा लेना चाहिए, किस इंटरेस्ट रेट पे, इक्विटी, डेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो टर्म। तो वही बोल रहे हो, कह रहे मर्चेंट बैंकर्स खुद से फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यस सर राइट, वो तो कौन है, वो आपके वो है बैंकिंग सिस्टम वगैरह, सिंपल। लास्ट क्या बोलता है, मर्चेंडाइजर। आपका बिजनेस है बेटा, क्या बिजनेस किस चीज़ का है, मान लो आप वो, अरे मनीष मल्होत्रा यस सर, हाँ जी, तो उसमें क्या होता है कि भाई फैब्रिक कहाँ से लेना है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, सेल वगैरह कैसे करनी है, वो सब चीज़ें जो आपको कपड़ों में कंसल्ट करेगा, आप ये बोल सकते हो वो मर्चेंडाइजर है। ठीक है, हु हेल्प्स द बिजनेस दैट इज अ फैशन हाउस ऑब्टेन इट सप्लाईज, फैब्रिक कहाँ से लेना है, वो सब चीज़ें, वो आपका मर्चेंडाइजर होता है। हाँ जी बिल्कुल सही, जिसके पास ये सारी नॉलेज होती है, राइट। मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये सर, तो कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से अच्छा कपड़ा मिलता है, कॉटन कौन सी अच्छी होती है, किस प्राइस पे, वो सब चीज़ें कौन होते हैं, मर्चेंडाइजर है। तो ये आपको पीओसी बताया, हाँ जी पीओसी बताया, आपके 4 पीओसी, फ्रेट फॉरवर्डर जो लॉजिस्टिक में आपकी हेल्प करेंगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस इंक्यूबेटर, जो बिजनेस इंक्यूबेटर जो बिजनेस को आपको अभी फॉर्म करने में, क्रिएट करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अच्छा ठीक है, और आपका मर्चेंडाइजर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, देखो फटाफट से, किसी ने कुछ एग्जांपल लिया है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है सुनो ध्यान से। द टर्म बिजनेस इंक्यूबेटर, द टर्म बिजनेस फैसिलिटेटर इज फॉर्मली, सर, इज फॉर्मली डिफाइंड इन द फाइनेंशियल सेक्टर एज इंटरमीडिएरीज परफॉर्मिंग अ होस्ट ऑफ फंक्शन लिंकिंग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा तो फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होगा, कौन होगा सर, सिंपल, कौन, जो बैंक, यस सर, और बोरोवर को कनेक्ट करेगा। सर मैं बिजनेस हूं, मेरे को पैसा चाहिए, हाँ जी, और बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करेगा सर, उसको बैंक से कनेक्ट करवाएगा। सिंपल सी बात बोल रहा है, कह रहे लिंकिंग द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर पोटेंशियल क्लाइंट्स। बिल्कुल सही, ये सुनो, वेरी वेरी आसान, हाँ जी वेरी वेरी आसान, ओके ओके ओके। अब देखो आ जाओ, कॉन्सेप्ट इलैबोरेट करते हैं, क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो आप मान लो आपका कोई बिजनेस है, तो आपको ये कौन से ऐसे लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सिंपल सी बात है, वो लोग जो कंसल्टेंट होंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करते हैं कि पैसा कहाँ से रेस करना है, वो सब चीज़ें आपको बैंक से कनेक्ट करवाएंगे। अब आपको पता है, आप तो चलो मान लो आप बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका बिजनेस सेंस तो है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है ना। रूरल एरिया में ऐसे कुछ बहुत बिजनेस होंगे जिनको बिजनेस करना आता है, लेकिन बैंक से लोन कैसे लेना है सर, क्या टर्म्स होने चाहिए, एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, ऐसा होता है ना, लोन प्रोसेसिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको सर, क्या कहाँ कहाँ साइन करना है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों में हेल्प करना, वो कौन है सर, बिजनेस फैसिलिटेटर्स। देखो ध्यान से, बिजनेस फैसिलिटेटर्स आर इंटरमीडिएरीज सच एज एनजीओज, सर फार्मर्स क्लब, कोऑपरेटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईटी एनेबल। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आपको दिया, रीड करना, याद नहीं करना है, अच्छा बहुत सारे, विलेज नॉलेज सेंटर, एग्री क्लिनिक, फलाना ढिंगाना जो भी है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम क्या है वो पढ़ लेते हैं। इनका काम है सच सर्विसेज में इंक्लूड क्या सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, किसको पैसों की रिक्वायरमेंट है पहले ये देखते हैं, अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर उनको कंसल्ट करेंगे कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेंट्स,
इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्राइमरी डेटा। मतलब सर, मतलब वो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, हाँ, फिर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कितना पैसा वो कमाते हैं उसके बेसिस पे वो उनको कंसल्ट करेंगे तुम्हें कौन कहाँ से पैसा लेना चाहिए कहाँ से नहीं लेना चाहिए। आपको पता है सर, बहुत जगह अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस होता है, मतलब लोगों से ही पैसा उधार पे मिल जाता है, हाँ, तो वहां से लें या बैंक के पास जाएं। जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है उसको पैसा कैसे मिलेगा, जिसके पास पेपर्स वगैरह प्रॉपर नहीं है उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो ये सब हम क्या करते हैं सर, जितने फैसिलिटेटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स। आपको पता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो पैसा क्यों है, एफडी कर दो, हाँ जी। रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, बिल्कुल सही बात है। करंट अकाउंट क्या होता है सर, रिटायरमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, वो सब चीजें आपको क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। प्रोवाइड एडवाइस ऑन मैनेजिंग मनी एंड डेट काउंसलिंग, कि भाई क्या करेंगे, ये आपको बताएंगे कि अपना पैसा बहुत यूज मत करो, आप लोन ले लो, आपको टैक्स में हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो भी फाइनेंस की नॉलेज है ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल सही। प्रोसेसिंग एंड सर प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू नबार्ड। अब नबार्ड हम पढ़ेंगे आगे, आपने पढ़ रखा होगा, एग्रीकल्चर बैंक, हाँ जी सर। वो क्या करता है, वो फार्मिंग में जो फार्मर्स है उनको लोन वगैरह देता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। तो हमें क्या है, देखो अब आपको कहीं से भी लोन लेना होता है तो आपको पता है बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हमको देनी होती है, हमको देनी होती है बेटा, बड़े बिजनेस वालों को नहीं देनी होती है। अच्छा, हमको देनी होती है, हमको सर कुछ सिक्योरिटी प्लेज करनी पड़ती है, एसेट्स हमें कोलेटरल देने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें, तो काफ़ी काम झाम होता है, इसलिए काफ़ी लोगों को ढंग से लोन नहीं मिल पाता है। इसलिए कौन आ गए, इंटरमीडिएरी आ गए, कि भाई जो बोरोवर्स हैं उनको हेल्प करेंगे लोन लेने में। अच्छा ठीक है, ओके, राइट एवरीबॉडी। क्या बोलता है, प्रमोशन नर्चरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। मुझे बताओ बेटा, क्या आपने पढ़ा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। क्या होते हैं सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो क्या बोलते हैं कि सुनो, तुम्हें खुद से एक कम्युनिटी फॉर्म करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, खुद से एक कम्युनिटी फॉर्म करनी चाहिए कि तुम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहो। होता तो बहुत कुछ है उसमें, लेकिन अभी हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल राइट सर। इसके बाद पोस्ट सैंक्शनिंग मॉनिटरिंग। सर पोस्ट सैंक्शनिंग मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि लोन तो मिल गया सर, लोन तो मिल गया, इसके बाद पैसों का क्या करना है पैसे कैसे यूज करने हैं, क्या सारे पैसे एक ही बार में यूज कर ले, नहीं, आराम से कैसे कैसे यूज करने हैं वो आपको बताएंगे। मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग, हाँ जी, हैंड होल्डिंग, वो सब चीजें हो गया। तो यहाँ पे फॉलो अप रिकवरी, सर बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो ये सब क्या हो रहा है, बहुत बेसिक चीजें हो रही है लोन लेने में जितनी जितनी चीजें रिक्वायर्ड होती है उसके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी देना। क्या ये सब चीजें वही है, हाँ, क्या मुझे याद करना है, नहीं, रीड मारना है बस, बात समझ आ गई, इतना कुछ याद बात नहीं करना है। ओके ओके ओके, आ जाओ सर इसके बाद क्या बोलता है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स मे बी डिस्टिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर, जो मैंने हाईलाइट करा है इसको रीड कर लेना बस एक बार, ठीक है सर। बिजनेस फैसिलिटेटर्स मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, क्या है, दो टर्म्स है, हाँ जी दो टर्म्स है। एक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अच्छा, और एक है बिजनेस फैसिलिटेटर्स। क्या दोनों सेम होते हैं, नहीं, दोनों डिफरेंट होते हैं। देखो, हु मे बी डिफाइंड एज बैंक इन पर्सन, तो क्या बोला सर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक्चुअली में हम यहाँ पे बोलेंगे जो बैंक है, अच्छा, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। फैसिलिटेटर यहाँ पे कौन है, जो हमारा इंटरमीडिएरी था, जो हमारा इंटरमीडिएरी था, जो हमारे फार्मर्स को रूरल एरिया में छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस को कंसल्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, वो है। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो वो बैंक कौन हो गया सर, वो बैंक हमारा कौन है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा ठीक है, दीज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज एक्चुअली प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक्चुअली में प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे बताओ, जो ये एनजीओ की हम बात कर रहे थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे, हाँ जी, ये सब आपको पैसा देते नहीं है, ये बस आपकी हेल्प करते हैं, आपके प्रॉपर प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे, एप्लीकेशन को प्रॉपर फिलफिल करने में हेल्प करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर दिस रीजन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, अब देखो ध्यान से क्या बोला, कह रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आर मोर क्लोजली रेगुलेटेड देन बिजनेस फैसिलिटेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा, बताओ कौन ज्यादा रेगुलेटेड होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, अच्छा, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ऑब्वियस सी बात है, कौन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, क्यों, बैंक पे रेगुलेशंस होती है बेटा। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या कर रहा है, क्या वो कोई कैश हैंडल कर रहा है, नहीं, क्या वो किसी को पैसे दे रहा है, किसी से पैसे ले रहा है, नहीं, वो तो बस ज्ञान बांट रहा है एक तरीके से सर, वो तो बस समाज की सेवा कर रहा है, हाँ, उस पे रेगुलेशन किस चीज के, रेगुलेशंस किस पे होते हैं, बैंक पे होते हैं।
बात समझ रहे हो आप? तो क्या बोला इसने, कह रहे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर मोर क्लोजली रेगुलेटेड, क्योंकि वही तो दिक्कत करते हैं, हाँ ये लेकर आ वो लेकर आ, हाँ जी वो सब चीजें। सर बाकी जो ये है ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। हु डू नॉट एंगेज इन द बैंकिंग, सर ये एंगेज नहीं होते, हाँ जी ये एंगेज नहीं होते। तो हमारे पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं है एक्चुअली में। सर बहुत ही बेसिक बातें हैं सर। कुछ आपके क्या होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, हाँ जी राइट। वो क्या करते हैं सर, आपको बताया कि इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। जब आपको पता चलता है कि हाँ इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, फिर वो क्या करेंगे, लोन की एप्लीकेशंस, सर लोन की एप्लीकेशंस पूरी करने में उनकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल सही। उनको अवेयर करेंगे कि बैंक के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनका कैसा फ़ायदा उठा सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताएंगे। आपको पता है मुद्रा लोन, सर जैसे जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाल रखी है, उनके बारे में उनको बताएंगे। अगर उनको नहीं पता है तो एप्लीकेशंस उनकी प्रॉपर रेडी करेंगे, तो वो सब चीज़ें करेंगे। यस सर, वो कौन है, फैसिलिटेटर्स। कॉरेस्पॉन्डेंट है जो एक्चुअली में आपको लोन देगा, विच इज बैंक, उस पर ज़्यादा रेगुलेशन है। हाँ बस पूरे पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हमने बात करी फाइनेंशियल सेक्टर की, अभी हम बात करते हैं क्या, गवर्नमेंट एज बिजनेस फैसिलिटेटर। मुझे बताओ बेटा, क्या गवर्नमेंट भी बिजनेस करने में हेल्प करती है क्या, है? अरे गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, अच्छा अच्छा अच्छा। सर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने पढ़ा पिछले वाले चैप्टर में क्या, फिस्कल पॉलिसी की बात करी हमने, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी, दुनिया भर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो क्या डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी करती है, हाँ जी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो करती हैं। गवर्नमेंट जो स्कीम निकालती है, सर स्कीम कैसे निकालती है, जो अभी मेक इन इंडिया स्कीम है, सर ये दुनिया भर की स्कीम्स हैं, क्या वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। देखो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर, पिछले वाले चैप्टर में वी हैव सीन हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज अ पावरफुल डिटर्मिनेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। देर इज बेयरली एनी स्फीयर ऑफ बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस का कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है एंड कॉमर्स दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। इतनी सारी पॉलिसी है, स्टार्टअप की पॉलिसी, इसकी पॉलिसी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। कह रहे इंडिया फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट मेरली फाइट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं करी थी सर। उन्होंने क्या किया था, दे हैड अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि इंडिया जो पहले सोने की चिड़िया था, हाँ वो दोबारा से बने। द यूनियन गवर्नमेंट, अब देखो पिछले वाले चैप्टर्स के पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, क्या आएंगे कि यूनियन गवर्नमेंट जो थी हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केम विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कब सर, 1948 में। क्या हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ा था, हाँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, बिल्कुल सही। 1951 में क्या हुआ, द यूनियन गवर्नमेंट एनैक्टेड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। क्या बनाया था सर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हमने क्या बोला, IDRAI। अच्छा 1951 में बनाया, 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1951 में ये बना। अच्छा द IDRAI, ठीक है, entrusted the government with the responsibility of ushering in economic development, helping in economic development थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये एक्ट क्या बनाया गया, इसमें देखो जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, अरे आप तो लॉ के बच्चे हो मतलब आपने तो लॉ पढ़ा है, हाँ जी, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान है लॉ के बारे में। हाँ मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ लॉ। तो आपने पढ़ा कि एक्ट जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर आपके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करोगे तो क्या होगा, ये नहीं करोगे, वो सब चीज़ें होती है। ये सुनो क्या कंप्लाइंसेज आपको फॉलो करने हैं, वो सब चीज़ें। तो वो बनाया गया कि भाई इंडस्ट्रीज को आपको किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। हाँ जी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, क्या हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, 1956। सर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पढ़ा 1956, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंट्रोल ले लिया था, प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशंस लगा दी थी। हाँ जी ये सुनो कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम संभालेंगे। देखो प्रोवाइडिंग फॉर द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गाइडेड द ग्रोथ ऑफ। तो बेसिकली बहुत सिंपल बात बोल रहा है, क्या मुझे इसको दोबारा पढ़ना है, नहीं सिंपल है, लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं, ठीक है। इनिशियली द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर सो कमांड दी, देखो वर टू कमांड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या था सर उस टाइम पे 1956 से लेके 1990s तक हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर टू कमांड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को क्या लगा था कि अगर इंडिया को डेवलप होना है तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था, वॉज लिमिटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही बना रहा था प्राइवेट सेक्टर। जो आपके बड़े बड़े मशीन्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सब क्या पब्लिक सेक्टर, ठीक है। हाउ एवर सर हाउ एवर एज द इकोनॉमी गॉट स्ट्रॉन्गर, 1991 के बाद की बात कर रहा है, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होती गई, आपने वो LPG पॉलिसी लेकर आया, तब हमने क्या किया सर, तब हमने बेसिकली प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट किया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सर नो बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है,
कह रहे देखो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1981 विच इज बेटर नोन एज एलपीजी या जीपीएल जो भी बोल लो, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द वाटरशेड डेवलपमेंट इन द बिजनेस फैसिलिटेशन। सर वाटरशेड का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपके घर में शेड होता है ना, तो बारिश आ रही होती है तो उसको बचाता है। हाँ, तो वाटरशेड का मतलब क्या है? उस टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको उसने बचाया। वाह वाह सर वाह। अच्छा ठीक है, देखो द गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स बिजनेस नॉट ओनली थ्रू फॉर्मुलेटिंग बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। सर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी नहीं बनाता है, बट सर और क्या करता है? देखो आ जाओ, बट बाय क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस पॉलिसीज। पॉलिसी बना के छोड़ नहीं देगा सर, वो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हमने क्या बनाए? हमने बनाए इंस्टीट्यूशन। अब आने वाले हैं अपने मेन चैप्टर पे, जिसके बारे में ये चैप्टर है, हम वो पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे। और वो चैप्टर क्या है? नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन हमने बनाए हैं। किसके लिए? बिजनेस के फैसिलिटेशन के लिए। राइट एवरीबॉडी, किसके लिए सर? बिजनेस फैसिलिटेशन के लिए हमने बनाया। बिल्कुल सही बात है, इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज इसको बोला जाता है। क्यों सर? क्योंकि नॉन फंडिंग का मतलब क्या है कि आपको पैसा तो हम दे नहीं रहे, तो क्या दे रहे हैं? हम रेगुलेशंस दे रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है। हाँ जी, कंट्रोल करेंगे एक तरीके से। यस सर, कंट्रोल करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, आईआईडीए के बारे में, अच्छा राइट, सीसीआई के बारे में, हाँ, और लास्ट में नबार्ड के बारे में। 5 के 5 आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। देखो आओ फटाफट से शुरू करते हैं। आज हमारा टारगेट है कि आरबीआई अगर खत्म हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। देखो द इंस्टीट्यूशन सच एज आरबीआई विच इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हमको ऑलरेडी पता है सर। सेबी जिसको हम एपेक्स बॉडी बोलते हैं, हाँ जी, ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज, कंपटीशन कमीशन, मोनोपोली ना बन जाए, रूल सेटर फॉर फेयर प्ले इन बिजनेस। ये सर यस ठीक है, ऑल राइट। और बाकी नबार्ड इन्होंने नहीं बोला। हाँ जी, क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है। ये चारों क्या है सर आपके? हाँ जी, आईआरडीए भी नहीं लिखा यहाँ पे। अच्छा आईआरडीए पढ़ेंगे। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब क्या है? ये पूरी इकोनॉमी के लिए होते हैं। क्या ये जो 3 चीजें हमने पढ़ी, 3 चीजें कौन सी पढ़ी हमने? आरबीआई, एवरीबडी, सेबी, हाँ जी, और सीसीआई। क्या ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए? नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए, सारे सेक्टर्स के लिए। लेकिन जो आईआरडीए है सर, हम आगे पढ़ेंगे ना किसके बारे में, हमारा वो इंश्योरेंस वाला। यस सर यस, वो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनाया गया है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। तो वो भी नॉन फंडिंग। बिल्कुल सही, आगे पढ़ते हैं। आ जाओ, बहुत ही आसान है। कह रहे देखो, देन देयर आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर्स, जैसे कि आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईआरडीए, हाँ जी बिल्कुल सही। ये क्या? इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनाया गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। ट्राई का मतलब क्या था सर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, लेकिन हमको ट्राई के बारे में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। दीज इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस। अरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे क्या सर? बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसलिए इसको नॉन फंडिंग बोलते हैं। वेरी इजी। इन एडिशन टू अ ब्रॉड जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर रोल्स, हमें क्या पढ़ना है? इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। यस सर, आर एम्फेसिस फोकस हियर वुड बी ऑन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स एज बिजनेस फैसिलिटेटर्स। हमें सर इनके जनरल तो पढ़ना ही है कि जनरली ये क्या करते हैं, लेकिन बिजनेस को ये कैसे करते हैं फैसिलिटेट, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। Here it would be pertinent to mention that there are several other non-funding, सर और भी non-funding institution होते हैं, सिर्फ ये 3-4 नहीं है, नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन हमको उनके बारे में पढ़ना ही नहीं है। ये आ जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्या क्या एग्जांपल दिए हैं देखो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ओहो, बस आपको क्या करना है, एक बार बस इनकी फुल फॉर्म जो है वो याद कर लेना बेटा, ठीक है सर? न्यूज बट, हाँ राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, बस वो पता होना चाहिए। हमको पढ़ना तो है नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ईडीआई। ऑल राइट सर, ऑल राइट। और है कुछ? नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या देयर आर 30 माइक्रो स्मॉल मीडियम नेशनल लेवल, ओहो सही, देयर आर 30 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। सर कितने? 30, बस नंबर याद रखना। कह रहा है इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। 28 ब्रांच, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको पढ़ने को बोला नहीं है इसके बारे में, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ ध्यान से। इसके बाद क्या बोलता है? कह रहे इसके अलावा देयर आर सेवरल कमोडिटी बोर्ड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मतलब काफी कुछ है। इन शॉर्ट काफी कुछ है जो बिजनेस, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है बिजनेस को
फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एसिस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए इन देयर इंटरनेशनल बिजनेसेस, ठीक है। जैसे जैसे इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम पता नहीं कैसे सर, ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, नहीं पढ़ना हमको, ओके नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। वी शुड नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं है हमको, क्या नहीं भूलना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमको पता है, हमको पता है। तो इसका मतलब क्या हमेशा इस पैराग्राफ में कुछ भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बस जो ऊपर मैंने कराया आपको हाईलाइट, बस उतना ही पढ़ना। और ये जहाँ जहाँ पे फुल फॉर्म्स आ रही है, जहाँ जहाँ पे फुल फॉर्म्स वगैरह आ रही है, वो एक बार देखना, बाकी कुछ नहीं। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है असली में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। मुझे बताओ, क्या आपने 11th-12th में कभी पढ़ा है क्या आरबीआई के बारे में? सबने बोला पढ़ा है। बस बात ही खत्म, छोड़ दे फिर, खुद ही पढ़ लेंगे। पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, बस फिर तो खत्म हो गया बेटा। आरबीआई, सेबी, सबके बारे में पढ़ा आपने, वेरी गुड, खत्म, हाँ खत्म, चलो चैप्टर खत्म। आ जाओ आ जाओ आ जाओ एवरीबडी, फटाफट से देखो ये सब। कह रहे आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। इंपॉर्टेंट है डेट, यस सर इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट। आपको पता है जैसे क्या होता है, अगर आपको कोई भी एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो पहले एक्ट बनता है। क्यों बनता है? कि भाई उसमें लिखो, पहला आरबीआई के बारे में लिखो कि उसके क्या रूल्स होंगे, सब कुछ क्या होंगे। तो पहले क्या होता है सर, पहले एक्ट बना। एक्ट कब बना? 1934 में। और उसके बाद फाइनली आरबीआई का जन्म हुआ कब? 1 अप्रैल 1935 में। पहले एक्ट 34 में, 35 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, जब आरबीआई बना था उस टाइम पे क्या था? ब्रिटिशर्स रूल था, हाँ जी सर। उस टाइम पे वो प्राइवेटली ओन था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उसका क्या हो गया? नेशनलाइजेशन। इसका मतलब फिर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। कब आ गया? 1949 में, राइट एवरीबडी, इंपॉर्टेंट है। कब बना सर? एक्ट बना 1934 में, आरबीआई बना 1935 में, 1 अप्रैल, ठीक है। पहले वो क्या था सर? इंडिपेंडेंस से पहले वो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर में था, प्राइवेटली कंट्रोल था। फिर वो हो गया नेशनलाइज, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया 1949 में। अब क्या है सर? इट इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई पहले कहाँ था सर? कैलकटा। सर पहले कैलकटा में था, इंडिपेंडेंस से पहले बोल सकते हो। अच्छा नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले नहीं, मतलब जब बना था, क्योंकि पहले ही मुंबई में शिफ्ट हो गया था वो। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से सर, जब वो बना था 1935 में, 35, 36, हाँ और 37 के थोड़े महीने, सर वो कहाँ पे था? कैलकटा में, हाँ लिखा भी हुआ है। बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937 में वो मुंबई में शिफ्ट हो गया था, ठीक है, ऑलराइट। आरबीआई अफेयर्स, जो उसके अफेयर्स मतलब बेटा वो एक्टिविटीज, अफेयर्स आर गवर्नड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे बेटा कंपनी में क्या होता है? अरे कंपनी में तो यही होता है, कंपनी के जितने भी मेन डिसीजंस है, मेजर डिसीजंस है, वो कौन लेता है सर? डायरेक्टर्स लेते हैं, हाँ जी। ऐसे ही आरबीआई में होते हैं सर क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? आपका कौन अपॉइंट करेगा सर? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सिंपल है, सिंपल है, वेरी वेरी आसान। हाँ अब आते हैं रोल ऑफ आरबीआई में। आरबीआई का रोल क्या होता है सर? क्यों ही बनाया है आरबीआई? हाँ जी आओ पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक इज अ सेंट्रल बैंक, हम पहले पढ़ चुके हैं। इट ऑक्यूपाइज अ पाइवटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। रोल हमने इसको समराइज करके दे रखा है, सबको पता है। और रोल्स ऑलरेडी अगर आप पढ़ के आयो तो फटाफट से पढ़ेंगे। कह रहा है फर्स्ट सबसे पहले क्या है? इट इज द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। एपेक्स मॉनेटरी क्यों? पैसे की बात होगी सारी सारी। कॉन्सिक्वेंटली इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग, इसका क्या होता है? स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग, डेवलप, डाइवर्सिफाइंग कंट्रीज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखो बेसिकली क्या है, आरबीआई को बनाएगा एपेक्स बॉडी, मतलब सारे के सारे जितने भी आपके बैंक्स हैं, हाँ जी, उनको कंट्रोल करता है, यस सर। मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्म करता है, हाँ। तो इकोनॉमी जो आपकी चल रही है, जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है सर, उसको स्ट्रेंथन करना, डेवलप करना, उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, यस नो। मनी सप्लाई कितना होगा कितना नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड सप्लाई ये क्या कर सकता है सर? डिमांड सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता है, करेक्ट है। मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी तो कम डिमांड। अगर मनी सप्लाई आपकी मार्केट में क्या होगी? ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई कम कर देगा ये तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये चीजें क्या है सर? तो पूरी इकोनॉमी को ये क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर। अच्छा देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सर देखो कभी तो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
कभी इन्फ्लेशन बहुत कम हो रहा है, नहीं, हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। यस सर, ये सुनो, तभी तो बाहर वाले लोग जो है, एफडीआई जो है वो इंडिया में आ सकता है कि हाँ ये इकोनॉमी स्टेबल है। राइट सर, इसमें जो डिमांड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। बात समझ रहे हो आप? तो जो भी आरबीआई कंट्रोल कर सकता है वो आपको यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले क्या बोला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इंडियाज एमिनेंट पब्लिक, एमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, एमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस सर, गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो हमको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। ठीक है, इसके बाद एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्या बोलता है, गवर्नमेंट को बोलता है मैं हूं ना, मेरे को आता है, मेरे को ज्ञान है, मुझसे पूछो। तो मतलब ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा सर, बहुत चीज़ों में एडवाइस करेगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को मान लो अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एडवाइस करता है कि अभी सही टाइम है या नहीं है। अभी अगर आपने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, हाँ जी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आरबीआई क्या बोलता है, अरे मैं बहुत पढ़ाई करके आया हूँ। जो आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं बेटा, गवर्नर बहुत एजुकेटेड होते हैं। हाँ जी बिल्कुल से, इट एक्ट्स एज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कंट्री, हाँ जी, जो भी आपके आरबीआई के गवर्नर्स हैं, आपने देखा होगा इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती है उसमें जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं सर। क्यों? क्योंकि वही तो हमारे जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से सर, इट एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंट्री। आपको पता है कि भाई हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो एपेक्स बॉडी के मतलब जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, वो जब भी बाहर कोई मीटिंग्स वगैरह होती है, कुछ भी होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स का नाम, फॉरेन मिनिस्टर्स की आपने बहुत न्यूज़ देखी होगी, उनकी बहुत इंस्टाग्राम पे आपने वो देखा होगा, जयशंकर जी का, हाँ ऐसे ही इनका भी होता है, जी इनका भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स, हाँ ठीक है। जैसे मान लो अभी अगर G20 मीटिंग्स होती हैं या कुछ भी मीटिंग्स होती है तो वो वहाँ पे होते हैं। अच्छा देखो, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्रेंड, अरे सुनो ध्यान से, बच्चे कह रहे सीए होंगे, हाँ। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्रेंड, वाह, दोस्ती, फिलोसफर, ओहो, गाइड टू द कमर्शियल बैंक, वाह सर। जैसे मैंने आपको कहा था ना, स्कूल के टीचर्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो दोस्त होते हैं, फिलोसफर होते हैं, गाइड होते हैं, सब होते हैं, ऐसे ही इनका भी होता है। राइट, आरबीआई, हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को गाइड करता है, बिल्कुल गाइड करता है। जो उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें गाइड करता है, यस सर, है ना। बड़े बड़े लोन देने होते हैं उसमें गाइड करता है, इंटरेस्ट रेट में गाइड करता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि जो रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट है, वो सब चीज़ें, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडुकेट एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। सर अगर इंडिया का बैंकिंग सिस्टम अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें आरबीआई का बहुत रोल होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बहुत बड़ा लोन दे रहे हो तो आपको क्या क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो क्या पेनल्टी होनी चाहिए, क्या क्या होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा डिफॉल्ट्स होंगे उतना हमारा वीक सिस्टम होगा। ये सुनो, जितने ज़्यादा बड़े बड़े फ्रॉड्स आपको दिखते हैं कि भाई बैंक का पैसा लेके भाग गए, तो इसका मतलब अभी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। जब ये सब होना बंद हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यूपीआई के आने की वजह से हम बोल सकते हैं हाँ कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आपकी बढ़ गई है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है, आजकल इकोनॉमी में काफ़ी डायनामिक हो चुकी है। देखो, एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह की बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग, सर अभी हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अंडर द कंट्रोल, और आपको पता है वो कैसे कंट्रोल करता है सर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हाँ जी सर, जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी उसमें, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आरबीआई का ये भी रोल है दैट दे हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको आराम से क्रेडिट मिल रहा है, इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर इनको पैसा चाहिए बिजनेस करने का तो पैसा दो, इंटरेस्ट रेट कम रखो, हाँ जी, बुक्स में लिखा हुआ है, जनरली ऐसा होता नहीं है। इट ऑल्सो हैज़ टू प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको पता है ऐसी मार्केट होती है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है सर, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह, ये सर आगे पढ़ेंगे हम उस मार्केट को, हम जिस्ट मार्केट जो बोलते हैं, हाँ जी राइट। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो आप बाय सेल करते हो, आपने टी बिल के बारे में पढ़ा है एवरीबडी, सर ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हाँ जी ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। तो क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए होता, चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से लोन लेना, पब्लिक को ट्रेजरी बिल देके पैसे लेना, ये सब चीज़ें होती है, हाँ जी ये सब चीज़ें होती है।
तो इन सब चीज़ों का रेगुलेशन कंट्रोल भी आरबीआई देखता है। हाँ जी, आरबीआई देखता है ना। आपने पढ़ा होगा टी बिल्स के बारे में, बहुत बढ़िया। देखो अब आते हैं फंक्शंस पे। ये तो रोल हो गया। अब देखते हैं कि आरबीआई एक्चुअली में क्या कर रहा है। ये तो रोल है, इस रोल को फुलफिल करने के लिए क्या करना है उसको फंक्शन देखो। सर फंक्शंस कहाँ लिखा है? प्रीएम्बल में। क्या बात कर रहे हो? प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई। अरे वाह। आरबीआई का जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आपकी बुक का होता है, प्रीएम्बल स्टार्टिंग वाला जो पेज होता है, डिस्क्राइब बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया उसने? कह रहा है टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। आपको पता है बैंक नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई। अपना अगर आप नोट देखोगे तो वहां पे लिखा होगा आरबीआई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्ट जो 1 रुपए के करेंसी है वो आरबीआई नहीं, वो गवर्नमेंट इशू कर देती है। आरबीआई कहता है मैं छोटे पैसे इशू नहीं करता, ठीक है। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स अभी हम पढ़ेंगे सर, अभी हम क्या पढ़ेंगे? कैश रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। हाँ तो बहुत ही बेसिक फंक्शन है। हाँ जी बिल्कुल सही। आरबीआई बीइंग द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स ऑल द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, दीज आर। फटाफट से आते हैं फंक्शंस पे। देखो बहुत बेसिक चैप्टर है, काफी कुछ आपने पहले 11 टर्म में पढ़ा भी हुआ। देखो पहला फंक्शन क्या है, क्या करता है? इशू ऑफ करेंसी। करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, उसके पास है पावर। आपने जो बेटा मूवीज में देखा है ना, हाँ कौन सी मूवी है वो? फर्जी। हाँ जी फर्जी नहीं, कुछ तो देखा ना आपने, शाहिद कपूर की। हाँ कि पैसे प्रिंट कर रहा है वो, नहीं। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, नहीं उसके पास अथॉरिटी नहीं है। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, हाँ जी, फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया। यस सर। अदर देन 1 रुपीज कॉइन। तो इसका मतलब एमसीक्यू के लिए क्या है कि क्या 1 रुपीज कॉइन भी आरबीआई ही इशू करता है? नहीं सर नहीं, आरबीआई इशू नहीं करता है, ठीक है सर। वो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट के अंडर आता है वो इशू कर सकता है। उसके बाद है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर बैंकर टू द गवर्नमेंट, हाँ बेटा गवर्नमेंट को, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या इनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं चाहिए होती? चाहिए होती है। तो भाई ये छोटे मोटे बैंक नहीं, आरबीआई ही इनका बैंक होता है। क्या बात कर रहे हो? गवर्नमेंट नहीं तो बनाया आरबीआई को, तो आरबीआई बैंक होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट द आरबीआई परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ऑल राइट सर, ठीक है। सबसे पहला, इट ट्रांजैक्ट्स ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस। मतलब आप जो एसबीआई के साथ करते हो, पीएनबी, जो भी आपके बैंक होते हैं उनके साथ कर रहे हो, वही गवर्नमेंट आरबीआई के साथ करता है। राइट सर, अगर लोन वगैरह लेना है वो भी ले सकता है वो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इट ट्रांजैक्ट, अगर मान लो आपको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं तो गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट आरबीआई। ओ, इट ट्रांजैक्ट्स ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एक्सेप्ट्स मनी ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा एक्सेप्ट करना, अगर पेमेंट करनी है तो उनके बिहाफ पे पेमेंट करना, तो मतलब वही बेसिक फंक्शन जो होते हैं। हाँ जी बेसिक फंक्शन जो होते हैं। ओके ओके। उसके बाद इट मैनेजेस पब्लिक डेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ न्यू लोन्स। अब मेरी बात सुनो, क्या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है? हाँ गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है सर। अगर गवर्नमेंट के पास मान लो पैसा डेफिशिएट हो गया है तो पब्लिक से वो लोन लेती है, तो जो पब्लिक से वो लोन लेती है उसको मैनेज करना कि भाई कितने का लोन आपको लेना चाहिए। अगर क्योंकि आप पब्लिक से लोन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, तो आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा कि पब्लिक से कितना लोन लें, अच्छा किस इंटरेस्ट रेट पे लें। यस सर। अगर नया लोन लेना है तो वही उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। फॉर एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ लोन ऑपरेशंस इट एक्टिवली ऑपरेट्स इन, अब देखो एवरीबडी कौन सा मार्केट है ये? गिल्ट एज्ड मार्केट। तो जहां पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ट्रेड होती है उसको हमने क्या बोला? गिल्ट एज्ड मार्केट। अच्छा गिल्ट बेटा ये वो गिल्ट नहीं है। बच्चों को लगता है ये वाला गिल्ट, अरे नहीं ये वाला गिल्ट नहीं, GILT, गिल्ट एज्ड मार्केट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल वगैरह आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन द क्वांटम, टाइमिंग, टर्म्स ऑफ न्यू लोन्स, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड, इट ऑल्सो सेल्स ट्रेजरी बिल्स। हाँ जी सर, सेल्स ट्रेजरी बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू वाइप अवे एक्सेस लिक्विडिटी। अब इसका मतलब क्या है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर 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 आरबीआई चाहता है कि मार्केट सप्लाई को थोड़ा कम किया जाए, यार मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा लेकिन वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो क्या करेगा वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा? अपने ट्रेजरी बिल इशू करो। अब जब गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल इशू होंगे पब्लिक उसको खरीदेगा, हाँ तो पब्लिक ने पैसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या बोला उसने? वाइप का मतलब सर हटाना, खत्म करना, वाइप अवे एक्सेस लिक्विडिटी। तो क्या जो एक्सेस लिक्विडिटी थी क्या वो खत्म हो गई? हाँ जी खत्म हो गई। अब बात समझ रहे हो? पब्लिक के हाथ में जो पैसा था अब वो किसके पास आ गया? अब वो गवर्नमेंट के पास आ गया। उनके पास क्या चला गया? ट्रेजरी बिल। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए सर जब भी
आरबीआई को क्या करना होता है, लिक्विडिटी कम करनी होती है, तो क्या ट्रेजरी बिल इशू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आरबीआई ऑल्सो मेक्स एडवांसेस टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकता है, लेकिन किंतु परंतु 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं, रीपेबल विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर, हाँ ये बोला गया कि भाई तुम आरबीआई से ज्यादा फायदा मत उठाओ। हाँ जी राइट सर, आरबीआई से लोन लेना ले लो, लेकिन 90 दिन के अंदर रीपे करना है, बिल्कुल सही। लास्ट क्या बोला गया, पॉलिसीज के लिए हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, मैं बताएगा, मैं जानता हूं, अच्छा ठीक है। नॉट ओनली ऑन दी पॉलिसीज कंसर्निंग बैंकिंग और फाइनेंस मैटर बट ऑल्सो वाइडर रेंज, अरे सबका ज्ञान है हमारे पास ये क्या बोल रहा है, अरे तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, बैंक तो मैंने संभाला हुआ है, इकोनॉमी के बारे में जो पूछना है पूछो, हम बताएगा तुमको, ठीक है। रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज जैसे फील्ड ऑफ प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि सर वो प्लान करते हैं क्या, कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं कहां पे मोबिलाइज, कहां पे लगाने चाहिए, कौन से सेक्टर में लगाने चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करना है, कितना पैसा आपको मार्केट में डालना है, वो सब चीजें होता है। तो मतलब जनरली जो बैंकिंग सर्विसेज आप लेते हो वही गवर्नमेंट आरबीआई से ले रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इट हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, यस, मेजर्स कंसर्निंग न्यू लोन्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस लेजिस्लेशन, तो वही सेम बातें बोलिए, हाँ जी सेम बातें बोलिए। क्रेडिट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, देखो जहां पे भी पैसों की बात आ जाएगी, बेशक वो लोन की बात हो, यस सर, लोन रीपे करना, लोन लेना, वो सब चीजें, जहां पे भी गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, सजेशन चाहिए, आरबीआई, सिंपल बात, हाँ जी सिंपल बात, यस नो। उसने कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आरबीआई। ओ सर, लोन को रीपे करना, ट्रेजरी बिल को इशू करना, आरबीआई। पब्लिक से लोन लेना, आरबीआई। पॉलिसीज फ्रेम करना, आरबीआई अब बात समझ रहे हो, वाह क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद क्या है, बैंकर का बैंक, अभी तो क्या था, अभी तो बैंकर टू गवर्नमेंट था, लेकिन जो आपके इंडिया में बैंक्स हैं उनका भी तो कौन है, ये प्रिंसिपल, हाँ जी बैंकर्स बैंक। सर क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर मुझे, मैं कौन हूँ, बैंक हूँ, मान लो मैं कोई भी बैंक हूँ, XYZ बैंक, सर अगर मुझे लोन लेना है वो मैं आरबीआई से ले सकता हूँ, हाँ जी। आरबीआई रेगुलेट करता है, बिल्कुल, आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे वो रेगुलेट करता है। देखो आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर, बेटा बहुत पावर है, टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, यस सर राइट। आरबीआई के पास पावर्स कहां से आई हैं, एक तो आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, और जो बैंकिंग एक्ट था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों एक्ट में आरबीआई को बहुत पावर दी है, हाँ जी बहुत पावर दी है। ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो, सर ये तो सुना सुना लग रहा है, सीआरआर, सीआरआर, हाँ जी सीआरआर, यस सीआरआर, अच्छा। विद द आरबीआई अगेंस्ट देयर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, अभी पढ़ेंगे बेटा सीआरआर क्या होता है, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये सुनो, एसएलआर सीआरआर सब पढ़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दिस प्रोविजन एनेबल्स आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री, तो मैं आपको समझा ही देता हूं, आ जाओ फटाफट से, फटाफट समझेंगे, हाँ जी फटाफट समझेंगे। ये है बैंक, एक बात की बात है 1950 में सर ये हमारा बैंक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक से, मान लो ठीक है। अब होता कैसा है, होता ये है कि ये होती है पब्लिक, जनता है सब जानती है। पब्लिक क्या करती है सर, डिपॉजिट करती है पैसा, है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, जो भी है सर, वो पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं, हाँ जी डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट किसके पास आ गया, बैंक के पास। बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, मान लो 10,000 रुपीज़ का डिपॉजिट आ गया, अच्छा। अब क्या होता है सर, अब ये आगे लोन देते हैं, क्या देता है, लोन देता है, बिल्कुल सही, जो भी आपके लोन होते हैं, बोरोवर होते हैं, बोरोवर को लोन देगा। अब अगर मान लो इसने पूरे के पूरे पैसों का लोन दे दिया, सर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास जो पैसा है वो कितना है, 10,000, अगर इसने पूरा पैसा लोन में दे दिया, हाँ, और कल को ये पैसा वापस मांगने आ गए तो क्या करोगे सर ये पैसा इनका है, हाँ, ये तो बस आपको इन्होंने रखने के लिए दे दिया डिपॉजिट, हाँ, और बैंक तो इस पे इंटरेस्ट भी देता है। सर क्या बैंक इस पे इंटरेस्ट देता है, बिल्कुल देता है इंटरेस्ट, ये सुनो, हाँ जी। अब इसके पास जो 10,000 पड़ा हुआ था, जिसको हम बोल रहे हैं लिक्विडिटी जो पड़ी हुई थी, क्या वो पूरा का पूरा दे देगा लोन में, नहीं, क्योंकि अगर उसने पूरा का पूरा दे दिया और कल को इनको पैसे चाहिए होंगे तो बैंक के पास तो पैसे नहीं होंगे, ये तो दिक्कत है, हाँ जी ये तो दिक्कत है। इसलिए आरबीआई ने बोला कि सुनो, तुम बनाओगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, मान लो 20%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जितना भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ फंड, यस सर ठीक है, उसका 20%, 2,000 रुपये तुम क्या करोगे, आरबीआई के पास रखवा दोगे, अच्छा। समझ रहे हो आप, हाँ, तुम आरबीआई के पास रखवाओ भाई, तुम सारे खर्च नहीं कर सकते, नहीं, जैसे होता है ना, क्या होता है कि मान लो तुम्हें कोई फंक्शन पे
तुम्हारे रिलेटिव्स तुमको पैसे दे के चले गए, मेरे साथ होता है बेटा, क्या होता है कि किसी रिलेटिव ने मुझे दिए थे सर मान लो 100 रुपये, अच्छा ठीक है, 50-50 के 2 नोट, अच्छा तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी बोलेगी 50 का एक नोट हमको दे दे, ये 50 तू खर्च कर ले, जब देखो और पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे ले लियो 50 रुपये। सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा बेटा यही चल रहा है, आरबीआई मम्मी है, हाँ ठीक है, आरबीआई क्या बोल रही है, अरे सारे पैसे खर्च नहीं करने तुमको, हाँ सारे के सारे पैसों का लोन मत दे देना, तो 20% तुम मेरे पास रखो, सेफ है, चाहिए होंगे ले लेना। अच्छा बात समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, आरबीआई के पास हो गए, हाँ जी आरबीआई के पास हो गए, इसको हमने क्या बोला, कैश रिजर्व रेशियो, हाँ जी कैश रिजर्व रेशियो, राइट एवरीबडी। हाँ एक और रेशियो भी आएगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है राइट। तो अब क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हाँ कह रहे पूरा ही ले लेते हैं अरे सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, हाँ जी सर बैंक इस पे इंटरेस्ट देता है, हाँ, और बोरोवर जो है वो बैंक को इंटरेस्ट देता है, और ये बात हम सबको पता है कि आप बोरोवर से कितना लेते हो, मान लो 10%, सर हम बोरोवर से कितना लेते हैं, बोरोवर से लेते हैं 10%, ये सर 10%, लेकिन हम देते कितना है, सिर्फ 3%। भाई बैंक पैसे ऐसे ही तो कमाता है, जिसने पैसा डिपॉजिट किया उसको सिर्फ 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, आगे लोन दिया उस पर 10% का, स्प्रेड कितना हो गया 7% का, तो 7% का इसका बैंक का इनकम होता है। अब देखो आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाए, तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को कम कर देता है और बढ़ा देता है। सर सीआरआर को क्या करता है, सीआरआर को बढ़ा देगा, हाँ जी बढ़ा देगा, क्यों सर, मान लो 20 से 30% हो गया, बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब बैंक 3,000 रुपये किसके पास रखवाएगा, आरबीआई के पास, तो जब बैंक के पास पैसे ही ज्यादा नहीं होंगे तो वो ज्यादा पैसे लोन में देगा भी नहीं, तो मार्केट आपका क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा। तो सीआरआर की हेल्प से, हाँ जी बिल्कुल सही। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बिल्कुल सही, ये भी सेम चीज होती है, क्या चीज होती है कि भाई तुम्हें अपना पैसा 10,000 रुपीज में से मान लो 15%, क्या करना है अपने पास, मतलब बैंक के पास अलग से रखना है। ओ बैंक अपने पास रखता है, अपने पास, तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला सुनो 20% तो तुम मेरे पास रखाओ, 15% तुम अपने पास रखो, तो मतलब बैंक आगे लोन दे सकता है सिर्फ किसका, 65% का, है ना, क्योंकि 35% तो उसने रखवा ही लिया, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो आ जाओ देखो ध्यान से, क्या बोला उसने बोला दिस प्रोविजन एनेबल्स आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट पोजीशन, समझा दिया, ठीक है। आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाँ जी बिल्कुल सही सर, वो लोन देता है, बिल्कुल देता है, आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल बैंक्स एंड स्टेट बैंक्स इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, लोन्स एडवांसेस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मान लो मैं आपको यहां पे समझाता हूं, देखो मैं हूं कौन, ये आरबीआई है सर ये कौन है, आरबीआई, ठीक है, और ये आपका बैंक है, बैंक है, हाँ जी बैंक है, बड़ा तो बेटा आरबीआई है ना, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, अगर बैंक को चाहिए पैसे, बैंक क्या बोल रहा है, पैसे दे दो, सर पैसे दे दो, हाँ बैंक बोल रहा है पैसे दे दो, अच्छा किसको बोल रहा है, आरबीआई को, तो कितने तरीके हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, बैंक के पास बेटा कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जैसे अगर आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, आप बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करवाते हो, हाँ वैसे ही बैंक के पास कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो वो क्या करता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आरबीआई को देता है, अरे वाह, और आरबीआई उसके बदले उसको क्या देती है सर, पैसे। ओ अब बात समझ रहे हो, हाँ अब पूरे पैसे तो देती नहीं है, हाँ जी, तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम बोल देते हैं डिस्काउंट रेट, जैसे आपने पढ़ा था क्या, डिस्काउंटिंग, हाँ जी ये वही हो रही है सर, एग्जैक्ट सेम है, हाँ जी एग्जैक्ट सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली कई बार क्या होगा, कई बार डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली बैंक क्या करेगा, लोन लेगा कि भाई लोन दे दो, है ना, ये अपनी कोई सिक्योरिटी प्लेज करेगा या कुछ भी करेगा, लोन दे दो, हाँ जी लोन दे दो, तो फिर क्या होगा, आरबीआई देगा, यस, और आरबीआई जो बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो उसको मैं क्या बोलूंगा, बैंक रेट। ये सारी चीजें हम पढ़कर आ चुके हैं, बिल्कुल पढ़कर आए, मुझे बताओ बेटा क्या चैप्टर 6 में पढ़कर आए थे, हाँ टर्मिनोलॉजीज में, कि बैंक रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें, अच्छा सब पढ़कर आए, बिल्कुल पढ़कर आए। देखो तो उसने वही बोला, क्या बोला कि आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, या लोन ले लिया आपने, हाँ जी अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। आरबीआई ऑल्सो कंडक्ट्स इंस्पेक्शन, आरबीआई क्या करता है कि बैंक सही से काम कर रहा है, जैसे प्रिंसिपल्स करती है ना, राउंड पे निकलती है, हाँ
सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे, हाँ, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखती है, मतलब कितना लोन ऐसा है जो डूब गया, किसी को दिया था वापस नहीं मिला। अच्छा, कमर्शियल बैंक कॉल्स फॉर रिटर्न्स। सो रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, पूरी उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितना लोन दिया, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बैड डेट्स कितने हो गए, जिसको हम इसके में क्या बोलते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, ऑल राइट सर। उसके बाद क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको पता है सर, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, मतलब आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी आती है, हाँ जी, तो फॉरेन करेंसी जो आती है वो रिजर्व जो होता है किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, उसको संभाल के रखता है, हाँ, उसको कैसे यूज़ करना है। गवर्नमेंट जब इंपोर्ट करती है, तो जब गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी तो क्या होगा सर, वो आरबीआई से फॉरेन करेंसी यूज़ करेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन, रखवाला कौन है, आरबीआई, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ रुपी। मतलब सर जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है, हमने पढ़ा ना अभी लास्ट चैप्टर में, क्या होता है सर, एक्सचेंज रेट, कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। हाँ सर, इसको कंट्रोल करने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो आरबीआई की है, कि ये ज़्यादा ऊपर ना चला जाए, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट फंक्शंस एज कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हैज़ टू इंश्योर दैट नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन ट्रेड डू नॉट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। भाई मेन काम इसका ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो सर, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, हाँ जी। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इनएडिक्वेट, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होते तब क्या होता है। अब देखो मुझे इंपोर्ट करना है, अब इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर, हाँ, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं सर, आईएमएफ, हाँ जी, वहाँ से लोन लेते हैं। आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि एक कंट्री है जो आईएमएफ से लोन मांगती रहती है, बेटा मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। आईएमएफ क्या होता है सर, अरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटा, ग्लोबल लेवल पे, अच्छा ठीक है, राइट। तो आईएमएफ आपको लोन दे देता है, हाँ जी देता है लोन, ऑल राइट सर, ऑल राइट, फॉर मीटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। अगर 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 इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ठीक है, तो क्या होता है सर, तो आप क्या करते हो, लोन ले लेते हो आईएमएफ से, आपको आईएमएफ क्या करेगा, डॉलर दे देगा, हाँ जी डॉलर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई हैज़ द अथॉरिटी टू एंटर इनटू एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। आपको पता है फॉरेक्स मार्केट होता है, हाँ जी, आपको पता है क्या कि फॉरेक्स मार्केट होता है बेटा, एक फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर एक जैसे स्टॉक मार्केट है वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यही फॉरेन करेंसीज का ट्रेड होता है। तो अगर आरबीआई चाहे तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, ट्रेड भी कर सकता है, मतलब वहाँ से भी वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, ओके, ऑन इट्स ओन अकाउंट। सर वो खुद से भी कर सकता है, हाँ, और जब गवर्नमेंट बोलेगी तब भी, ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स वगैरह होती है सर, वो कौन देख रहा है, आरबीआई देख रहा है, बिल्कुल सही। इट ऑल्सो एडमिनिस्टर्स एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द कंट्री, एनफोर्सेज द प्रोविजन ऑफ फेमा। सर फेमा, फेमा सबकी पसंद, फेमा, हाँ जी। सर फेमा का मतलब क्या होता है, अब एक एक्ट बनाया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिकली फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए है कि भाई किस किस पर्पस के लिए, मैं मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हाँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कहाँ बैठे हैं सर, लेट्स से जो न्यूजीलैंड में है, अच्छा ठीक है। अब अगर मुझे उनको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो क्या मैं ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, प्रॉब्लम आती है सर, किस किस किन 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 पर्पस के लिए मैं कितना कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें ना दिक्कत हो जाएगी। अगर ये कोई रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रूल्स नहीं होंगे तो मान लो आपका दोस्त बाहर चला गया, अच्छा, आप उसको बस पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हो, आप उसको पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हो, इंडिया से डॉलर और कम हो जाएगा। कहने की बात ये है, मैं फीमा में नहीं जा रहा, एक एक्ट बनाया गया है जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि किस पर्पस के लिए आप पैसे बाहर ट्रांसफर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें लिखी हुई है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट। प्रॉपर रूल्स में रूल्स लिखे हुए हैं, हाँ रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको बैंक से फॉरेन करेंसी चाहिए तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो सब चीज़ें लिखी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये जो फेमा है इसके रूल्स भी कौन बनाता है सर, आरबीआई, ओके, इसको भी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है सर, नेक्स्ट आपका कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये तो हमको पता ही है, बिल्कुल पता है, हाँ जी, कि क्रेडिट मतलब मार्केट में जो उधारी आपको मिल रही है, ठीक है। क्रेडिट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटलमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सर बिजनेस को उधारी चाहिए, हाँ, उधारी कहाँ से मिलेगी, बैंक से, मतलब बैंक अगर बोरो करना चाहता है लोन तो कहाँ से मिलेगा, बैंक से, राइट। किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा सर, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई, ठीक है। अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। अगर आपको लोन मिल जाएगा आसानी से तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ईएमआई, जीरो कॉस्ट ईएमआई क्या है, परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आरबीआई चाहता है कि डिमांड बढ़े तो वो क्या करेगा सर,
वो अपना जो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो कम कर देंगे बैंक। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंज इन परचेजिंग पावर आर सीरियस। हमको ऑलरेडी पता है, अरे हमको ऑलरेडी पता है, हम पढ़कर आए हैं सब कुछ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ओके, कंट्रोलिंग क्रेडिट ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स इज जनरली कंसिडर्ड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलिंग क्रेडिट ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आरबीआई। उसका प्रिंसिपल फंक्शन ही क्या होता है सर? क्रेडिट को कंट्रोल करना। और क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है सर? दो तरीके हैं यहाँ पे, दो तरीके हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या लिखा है यहाँ पे सर? एक तो होता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स, ओके, और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है? क्या आपने कभी पहले पढ़ा हुआ क्या एवरीबडी? क्या आपने पढ़ा है सर? क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? हाँ जी, और क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? जल्दी से बताओ, जब तक पानी पीते हैं बताओ जरा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है एवरीबडी? दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है सर। जब आप मार्केट में एक्चुअली में पैसा कंट्रोल कर रहे हो, राइट, किसी हम एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला सर जो सीआरआर था वो क्यों किया आपने? ताकि बैंक आगे लोन कम दे पाए, है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं सीआरआर बढ़ाऊंगा तो क्या मनी सप्लाई कम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है एवरीबडी, ये सुनो, बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, राइट, बात तो सही है। सिमिलरली एसआरआर बढ़ाएंगे, सेम, हाँ जी सेम। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? बैंक रेट के बारे में और रेपो रेट के बारे में। सर हमने बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूं कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। हाँ जी सर क्या होता है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये सर, अगर 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 ये है बैंक, मान लो बेटा, इमेजिन, ओके, और ये आपका आरबीआई है, तो बैंक आरबीआई से क्या लेता है सर? लोन लेता है, यस सर, है ना, कुछ सिक्योरिटीज देगा, लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो आरबीआई से लोन लेता है। और आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको हमने क्या बोला? बैंक रेट। तो जो लॉन्ग टर्म लोन एक तरीके से होता है वो क्या होता है सर आपका? उस पर क्या लगता है? बैंक रेट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर 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 अब आराम से मेरी बात सुनो, ठीक है। मान लो बैंक रेट कितना है सर? बैंक रेट है मान लो 6%, ठीक है। अब बैंक के पास पैसा आ गया, हाँ जी बैंक के पास पैसा आ गया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक आगे लोन देगा सर, बैंक आगे लोन देगा, किसको? पब्लिक को, पब्लिक को। अब उसने आरबीआई से जो लोन लिया वो 6% पे लिया, राइट सर, तो आगे जो वो लोन देगा तो ऑब्वियस सी बात है 6 से ज्यादा पे देगा, मान लो 10%, हाँ जी। अब अगर आरबीआई चाहती है, क्या चाहती है? कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े, तो वो बैंक रेट को कम कर देगी 3%, हाँ। और बैंक आगे क्या करेगा? अपने लोन के रेट कम कर देगा, मान लो 7%, हाँ जी। तो लोन क्या हो गया? लोन सस्ता हो गया, पब्लिक लोन लेगी, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। सर सिमिलरली अगर वो चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो जाए तो बैंक रेट वो बढ़ा देगी, हाँ, और बैंक आगे अपने लोन पे बढ़ा देगा, करेक्ट बात है, ये सुनो, कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली होता है रेपो रेट। पढ़कर आए हैं? बिल्कुल पढ़कर आए हैं कि सर बैंक को जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है तो बैंक क्या करता है? बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, वो क्या करेगा? एक तरीके से वो आरबीआई को बेच देता है। आप ऐसा मान लो, किसको दिया? आरबीआई को, हाँ जी। और वो आरबीआई को क्या बोलता है कि ये सिक्योरिटीज मैं तुमसे वापस लूंगा, रीपरचेज ऑप्शन। रेपो का मतलब क्या था सर? रेपो का मतलब था रीपरचेज ऑप्शन। तो यहां पे बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को एक तरीके से सेल कर रहा है, हाँ जी, वो क्या बोलता है कि भाई ये मैं आपसे तुमसे वापस लूंगा मैं, हाँ जी। और आरबीआई क्या करेगा सर? उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आरबीआई उसको पैसे दे रहा है ना, हाँ जी, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ये जनरली क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेन डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं तो मेन डिफरेंशिएशन यही होता है बैंक रेट में और आपके रेपो रेट में, कि सर रेपो रेट शॉर्ट टर्म है और बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और रिवर्स रेपो क्या होता है बेटा? रिवर्स रेपो होता है कि बैंक के पास पड़ा हुआ है सरप्लस फंड्स, बहुत पैसा, बहुत पैसा, हाँ जी, बहुत ज्यादा पैसा। तो भाई बैंक बोलता है आरबीआई तुमको पैसा चाहिए क्या? मुझसे ले लो, बहुत पैसा है। अच्छा, तो यहां पे बैंक डिपॉजिट करवाता है और आरबीआई जो इसको इंटरेस्ट देती है, इसको हमने क्या बोला? रिवर्स रेपो रेट, एक तरीके से
एवरीबडी ये सुनो, हाँ। तो जितने भी ये रेट हैं, जितने भी इंटरेस्ट हैं, क्या मैं उससे मार्केट में जो क्रेडिट है क्या कंट्रोल कर रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये सब क्या होता है? क्वांटिटेटिव। सर क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? कि जैसे आरबीआई ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि सुनो, तुम्हें स्मॉल स्केल जो भी हमारा एमएसएमई है, हाँ, इनको कम से कम तुम्हें 20% लोन देना पड़ेगा। मतलब जितना भी तुम पूरे साल में लोन देते हो उसका 20% कम से कम एमएसएमई के पास। अच्छा, तुम्हें इनको फार्मर्स वगैरह को कुछ कंसेशन पे लोन देना है। क्या देना है सर? रिड्यूस देना है, रिड्यूस रेट, कम रेट पे इंटरेस्ट देना है। ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं जो ये एक तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए है, हाँ जी ये सुनो, और ये क्वांटिटेटिव है जहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पूरे इकोनॉमी के लिए हो रहा है। पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या था कि आरबीआई के पास दो पावर है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स। आगे आएगा आपके पास जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिक्स्थ कहता है प्रोमोशनल फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? आपने बेटा ये ऐड सुनी है एवरीबडी? सर क्या आपने ऐड सुनी है? अमिताभ बच्चन जी आते हैं, क्या आते हैं? आरबीआई कहता है, अरे आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई, हाँ, आरबीआई बोलता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर क्या बोलता है वो? आरबीआई बोलता है कि जानकार रहिए, सतर्क बनिए। हाँ सर, वो क्या बोल रहा है? वो हमेशा क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है पब्लिक को अवेयर करने की। क्या अवेयर करने की? तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपना पिन किसी को नहीं देना चाहिए। अब बात समझ रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही। पैसे को सेव करके रखो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करो। ये सब क्या है? प्रोमोशनल फंक्शंस हैं। देखो आप, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फंक्शंस द आरबीआई ऑल्सो प्रमोट्स अ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस। अच्छा ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग क्या सर? बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल। सर ये बार बार कैंपेन चलाता है ताकि वो बता सके कि भाई अपना पैसा अपने पास मत रखो, बैंक के पास रखो। राइट, ओके सर, ओके। एंड मोबिलाइजिंग सेविंग्स। मोबिलाइजिंग का मतलब समझाया था मैंने आपको। सर मोबिलाइजिंग का मतलब क्या था? मोबिलाइजिंग का मतलब था कि भाई जो तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ है उसको इकोनॉमी में डालो, मार्केट में डालो, बैंक में डिपॉजिट करो, म्यूचुअल फंड्स में डालो। हाँ जी बिल्कुल सही। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ठीक है। इट हैज ऑल्सो टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द बैंकिंग सिस्टम टेरिटोरली। सर क्या मतलब है इसका? क्या आपने देखा होगा कि अब कोशिश क्या होती है कि जो हमारा एटीएम है, मिनी बैंक, हाँ जी, वो क्या हो जाए सर? हर जगह अवेलेबल हो जाए। मतलब जहां पे बैंकिंग सर्विसेज पहले नहीं जा पा रही थी, टेरिटोरियली अब उसको एक्सपैंड करने की कोशिश है। गांव गांव में बैंक्स को पहुंचाने की कोशिश है। एटीएम हर 1-2-4 किलोमीटर पे होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एंड फंक्शनली। ठीक है। इनिशियली इट हैज ऑल्सो टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर। सर पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस, हाँ जी, ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये भी आरबीआई देखता था, लेकिन अब इसको डेलीगेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जो है ये एग्रीकल्चर का कौन देखता है? नाबार्ड देखता है। एक्सपोर्ट्स वगैरह का कौन देखता है? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, राइट सर। स्मॉल स्केल का कौन देखता है? सिडबी, है ना। तो ये क्या कर दिया? अब आरबीआई ने इन फंक्शंस को इनको सौंप दिया। अच्छा ठीक है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सेम बात लिखी है, हाँ जी सेम बात लिखी है। और लास्ट फंक्शन क्या बोलता है? कलेक्टिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। सर आरबीआई का ये फंक्शन होता है क्या सर? कि वो डेटा कलेक्ट करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम का। मतलब कितने लोन दिए जा रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है, कितनी कलेक्शन हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, और ये डेटा वो हम तक पहुंचाता है। सर ये डेटा वो पब्लिश करता है। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो, इट हैज ऑल्सो बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। तभी तो हमको पता चलता है कि भाई क्या चल रहा है, हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर कोई फ्रॉड होता है तो हमको पता चलता है कि हाँ ये इतने करोड़ लेके भाग गया। अच्छा, अब बात समझ लो। तो ये हमारा फंक्शन था। बहुत ही बेसिक, इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ही बेसिक है, आप समझ जाओगे। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। आरबीआई का लास्ट पॉइंट है, इसको खत्म करेंगे। आधा चैप्टर आपका खत्म ही हो गया। सुनो ध्यान से। सर अब हमने पढ़ लिया आरबीआई का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। अब बताओ आरबीआई बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या था? करेंसी पॉलिसी। कि जो हमारी करेंसी पॉलिसी है, करेंसी पॉलिसी का मतलब क्या था? कि आरबीआई जो है करेंसी प्रिंट करता है। क्या किसी के दिमाग में ये कभी आया कि यार जब आरबीआई ही करेंसी प्रिंट करता है तो क्यों ना सारी गरीबी मिटा दी जाए, इतने नोट प्रिंट कर दो कि सबके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए। जब मैं बचपन में था बेटा, मेरे दिमाग में आता था यार आरबीआई के पास पावर है पैसा प्रिंट करने की, करेंसी को प्रिंट करने की,
तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर देता कि भाई पैसे प्रिंट कर दे, सबके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दे, गरीबी मिटा दे, कितना अच्छा हो जाएगा। आया कभी? आया ना? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि बेटा इसी यही रीजन से इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है इससे क्या होगा, इससे सबकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी मतलब एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, सप्लाई तो बेटा बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आसमान छुएगा। क्या छुएगा? आसमान। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मुझे एक बात बताओ। यस सर। अब मान लो आपको ऑटो पे जाना है। किस पे सर? ऑटो पे जाना है, ठीक है। ऑटो वाले भैया ले रहे हैं अभी 20 रुपए। अच्छा, जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो क्या बोलेंगे? है 20 रुपए में चलूंगा क्या मैं ऑटो पे? हाँ, कम से कम 2,000 रुपये लूंगा तुमसे। हाँ है ना सर, क्योंकि उनके पास पैसा है ऑलरेडी। हाँ जी। तो 20 रुपए यहाँ पे, चलो 100 रुपये देने, 1000, 500। बात समझ, तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा आ जाओ आ जाओ। कह रहा है आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल सर। हाँ जी, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। सर लेकिन हमने तो अभी डीमोनेटाइजेशन भी किया था। हाँ, क्या किया था? डीमोनेटाइजेशन। मतलब देखो आरबीआई ने तो, आरबीआई सर उसमें था, इन्वॉल्व था, बिल्कुल सही। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये सारे पुराने नोट हटा दिए जाएं। क्यों क्यों हटा दिए जाएं? क्योंकि उनको था कि जो काला काला पैसा है, ब्लैक मनी, इसको कम करने के लिए। तो ये जो पॉलिसीज हैं, क्या उसमें आरबीआई इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। यस सर, यस। एडिक्वेट मनी सप्लाई इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। क्या ये वही बेसिक बेसिक बातें दोबारा बोले जा रहा है? हाँ। ऑल द फैक्टर इनकम्स इन द मॉडर्न इकोनॉमी आर इन फैक्ट मनी इनकम। अच्छा, बिजनेस रेवेन्यू टू इज, अरे क्या बोले जा रहा है? कह रहे देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ जी, सब कुछ क्या है सर? सब कुछ मोनेटाइज्ड है, मतलब पैसों में है। हाँ जी बिल्कुल सही। ये सुनो, तो जो पैसे आपके पास हैं, जो पैसे आपके पास है, उस पर क्या लिखा होता है? आरबीआई। हाँ जी, साइन होते हैं उसके। बिल्कुल सही बात है। वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे। हाँ जी, पैसे मिलेंगे। तो मनी का जो सप्लाई है, क्या वो सारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, अगर मनी सप्लाई नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा? आप सोचो, डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? अरे मनी सप्लाई नहीं था। हाँ या ना? तभी तो सब कुछ चौपट हो गया था। सर पैसा नहीं था। जब आपके पास करेंसी नहीं होगी, आपके पास करेंसी होएगी नहीं, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो भाई आरबीआई को ये इंश्योर करना होता है कि भाई सबके पास इनफ करेंसी है। अब करेंसी के लिए वो क्या कर रहे हैं? डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं। वही सब बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं आरबीआई ऑल्सो ओवरसीज, क्या बोलता है? ऑल्सो ओवरसीज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी टू फैसिलिटेट ओवरसीज ट्रांजेक्शन। इंडिया की करेंसी तो वो करता ही है। हाँ जी, साथ साथ सर उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। क्यों? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का कस्टोडियन कौन है? आरबीआई। तो दे हैव टू मेक श्योर कि अगर मान लो किसी बिजनेस को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए वो क्या करता है? बैंक के पास जाता है, डॉलर लेता है। तो भाई डॉलर अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे, नहीं तो इंपोर्ट कैसे करोगे? राइट। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू मेक श्योर कि फॉरेन करेंसी भी अवेलेबल है। इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, इनडायरेक्ट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। हमने पढ़ा कि सर एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने में आरबीआई का हाथ होता है। बिल्कुल होता है सर। वो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो स्टेबिलिटी कब होगी सर? जब आपका जो इकोनॉमी है, जैसे मान लो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो कंट्रोल में रहेगा। अगर मान लो आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा फिर तो क्या हो जाएगा? फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो जाएगा। यही तो साथ में काम करते हैं सर आरबीआई और गवर्नमेंट। अब सोचो, लार्ज स्केल पे सोचो, अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, आरबीआई को दिख रहा है कि मेरा फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो रहा है, तो वो और गवर्नमेंट मिलके क्या करेंगे सर? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। अब बात समझ रहे हो? ये सुन। हाँ जी, द रेट्स एट विच द डोमेस्टिक करेंसी, हमको ऑलरेडी पता है। तो पहला क्या? करेंसी की पॉलिसी, बेसिकली मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यस सर, कि सबके पास करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में क्या है? आज की डेट में यूपीआई सबके पास होता है। हाँ जी बिल्कुल सही, कि कैश की ट्रांजेक्शन्स कम करो। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे रूल है बेटा कि आप एक टाइम पे जैसे मान लो 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश की पेमेंट नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा ये, हाँ जी, कि भाई आप बिजनेस के पास रूल्स हैं कि कैश में इतनी आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? ये करेंसी पॉलिसी है। हाँ जी, करेंसी पॉलिसीज है। वो बोल रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई नवंबर तक, अक्टूबर तक 2000 के नोट आप एक्सचेंज करवा लो, करेंसी पॉलिसी है। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? क्रेडिट पॉलिसी। अभी हम ऊपर पढ़कर आए। हाँ, जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब यहां पे लिखा हुआ है, जो हमने वहां पे पढ़ा था। हाँ जी देखो, आरबीआई डज नॉट फंड द बिजनेस
फॉर दैट मैटर एनी एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई बिजनेस को पैसा नहीं देता है, पैसा तो बैंक देता है, यस, लेकिन इंटरेस्ट रेट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। हाउएवर इट्स पॉलिसीज हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन चैनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग रिसोर्सेज। बैंक पे उसका कंट्रोल है ना भाई, ठीक है। जनरली, अच्छा देखो देखो, अ स्मॉल रिडक्शन इन द एसएलआर, अभी मैंने आपको बताया एसएलआर क्या होता है, ये सुनो, सीआरआर क्या होता है, जब इनमें आप चेंज कर देते हो। बैंक रेट क्या होता है? कैन पुट ह्यूज फंड्स। अब देखो क्या बोला उसने, कह रहे अगर वो एसएलआर में चेंज करते हैं, क्या करते हैं? रिड्यूस कर देंगे। एसएलआर को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि अब बैंक को, सर बैंक को अपना पैसा सर आरबीआई के पास या अपने पास नहीं रखना, वो लोन दे देगा, बिल्कुल सही बात है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, यस सर। कैन पुट ह्यूज फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और वो क्या करेंगे? लेंड करेंगे सर फॉर द बिजनेस एंड अदर सेक्टर्स। लेंड करेंगे मतलब क्या करेंगे? मतलब वो आगे लोन देंगे, बिल्कुल लोन देंगे। लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, ये अब आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। टू द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर सच एज इंटरेस्ट रेट, क्या इट इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट। मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे, किन किन बच्चों को याद है कि बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या था? बीसी के चैप्टर नंबर 6, अरे फटाफट से बोलो सर। बेसिस पॉइंट पढ़ा था हमने, बात करी थी कि जनरली इंटरेस्ट रेट बेसिस पॉइंट्स में आते हैं। हाँ जी, तो क्या होता है सर? 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%, जो 1% होता है इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट्स। हाँ जी बिल्कुल सही, एवरीबडी, क्या आपको याद है? हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर 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 क्या करना है, अगर मान लो आरबीआई को क्या करना है, अगर लेट्स से 0.25% से एसएलआर कम करना है, तो वो क्या करता है? वो बोलता है 25 बेसिस पॉइंट्स। पढ़कर आया था चैप्टर 6 में, हाँ जी बिल्कुल वही बात बोल रहा हूँ। आ जाओ। 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट्स इफ करंट बैंक रेट इज 7.75%। बैंक रेट का मतलब क्या है? हाँ जी समझ जाओ, यस सर। आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देता है, बैंक रेट, आरबीआई अगर उसको 25 बेसिस पॉइंट, 25 मतलब 0.25%, तो न्यू क्या होगा? 7.5%। बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो आ जाओ क्या बोला इसने कि एस एल आर सी आर 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 द क्वांटिटेटिव मेजर्स। अभी मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं। एस एल आर, सी आर आर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब क्या है? क्वांटिटी मेजर्स। हाँ जी, एज दीज अफेक्ट फंड अवेलेबिलिटी, फंड अवेलेबिलिटी टू ऑल द सेक्टर्स। अगर सारे सेक्टर्स पे आप इफेक्ट कर रहे हो पूरी इकोनॉमी में, तो क्वांटिटेटिव है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को कर रहे हो तो क्वालिटेटिव है, ठीक है। आरबीआई हैज इन इट्स आर्मर, अच्छा, क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अच्छा ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है? इन्फ्लुएंसेस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे मैंने आपको बोला एमएसएमई को कर दिया सर, एग्रीकल्चर को कर दिया, अच्छा ठीक है, स्मॉल स्केल वाला हो गया, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया, वो सब चीजें। एज एन इंस्टेंस इन स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, लेट अस कंसिडर द प्रोविजन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। इसका मतलब क्या होता है भाई? इंडिया में हमेशा कुछ प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। जैसे अगर मेरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, तो वो मेरे लिए क्या है सर? प्रायोरिटी सेक्टर है। सर एमएसएमई मेरे लिए प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट बाय लेंडिंग अ स्पेसिफिक परसेंटेज। मैंने आपको बोला कि जैसे मान लो आरबीआई ने रूल बनाया कि भाई तुम्हें कम से कम अपने टोटल लोन, जो भी आप टोटल लोन देते हो, उसका 20% तो तुमको देना पड़ेगा। किसको सर? एमएसएमई को। स्पेसिफिक परसेंटेज जो आरबीआई डिसाइड करेगा, ठीक है, ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पीएसएल। फॉर एग्जांपल, लोन्स टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई एज पीएसएल। दिस पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज ट्रिमेंडसली बेनिफिट एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई को अब आसानी से लोन मिलता है कम इंटरेस्ट रेट पे। हाँ जी, बस लास्ट पेज है, खत्म, आ जाओ सर। एन इनएविटेबल पार्ट, मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इनएविटेबल पार्ट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी इज द इंटरेस्ट रेट। यस, आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट थ्रू क्या सर? बैंक रेट, जो मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं, बस अब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिंस आरबीआई प्रोवाइड लोन टू बैंक आइदर बाय डायरेक्ट लेंडिंग, डायरेक्ट लेंडिंग का मतलब डायरेक्टली लोन दे दिया, या फिर सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके दे दिया, वही बोल रहा है, और रीडिस्काउंटिंग, बाइंग बैक ऑफ द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड ट्रेजरी बिल्स, वही बात है। हाँ जी, अब देखो देखो देखो, जहां पे डिस्काउंटिंग की बात आ जाएगी वहां पे हमने क्या बोला उसको? डिस्काउंट रेट। और जहां पे डायरेक्ट लेंडिंग की बात आएगी वहां पे बैंक रेट। समझ आ गया, ठीक है। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स, हमको ऑलरेडी पता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बैंक्स हु इन टर्न एडजस्ट देयर लेंडिंग रेट्स अकॉर्डिंगली। मतलब अगर बैंक रेट बढ़ाऊंगा तो बैंक आगे लोन भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, वही बोल रहा है। टू इलस्ट्रेट, हायर बैंक रेट विल ट्रांसलेट टू हायर लेंडिंग रेट, बिल्कुल सही।
द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रेट इज ऑफन कंपेयर्ड विद रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब देखो रेपो रिवर्स रेपो पढ़ेंगे और खत्म करेंगे आप। रेपो रेट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर इज नोन एज रेपो रेट। और ये क्या होता है सर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज रेट, और लोन्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 हफ्ते 14 दिन। हाँ जी बिल्कुल सही पढ़ लिया था। और उसके बाद बात करते हैं किसकी सर, बात करते हैं बैंक रेट और रेपो रेट की। क्या बोलता है, रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म। हाँ जी, इज अ लॉन्ग टर्म मेजर, वही लिखवाया था। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है, रेट ऑफर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई जिस रेट पे आपको, मतलब आपने आरबीआई को लोन दिया, एक तरीके से लोन नहीं बोलूंगा, आपने आरबीआई को कुछ डिपॉजिट दिया है और वो आपको इंटरेस्टेड दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लास्ट के 2 आपके क्या है सर, और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आरबीआई का रोल बिजनेस के फैसिलिटेशन में क्या होता है। सबसे पहले करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में बहुत कुछ था, और अब आता है लास्ट के 2 बेसिक पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सर फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा सिस्टम डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है। बैंकिंग सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, आरबीआई की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो ध्यान से, फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड। ओहो भाई, बिजनेस में पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस एंड अ वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम इज रिगार्डेड एज साइन को एन, मतलब एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिक पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम टिपिकली कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स हो गए आपके, यस और नो। इंस्ट्रूमेंट्स सर, लोन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एफडी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, एंड फाइनेंशियल मार्केट, बाइंग और सेलिंग जहां पे हो रही है। सर एक पूरा मार्केट है ना, कि जहां पे आप जाते हो, लोन लेते हो या एफडी को डिपॉजिट करते हो, जहां पे बोरोवर है और लेंडर है, वो मार्केट है। ये सर ठीक है। आरबीआई मे बी रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, हमें पता है, दिल दिमाग सब वही है। ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड आउटरीच, तो बेसिकली वही सब बेसिक बातें बोल रहा है कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो आरबीआई डेवलप करता है, हमको पता है रे, ठीक है। द फंड्स दैट आरबीआई ऑब्जर्व्स व्हाइल स्टिपुलेटिंग, ऑब्जर्व्स मतलब चेंज करना, सीआरआर और एसएलआर से, आर चैनलाइज्ड टू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सच एज डेवलपमेंट बैंक्स। आगे पढ़ेंगे हम। अब क्या बोल रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कह रहा है जो फंड्स जो है, हाँ जी, बैंक के जो वो अपने पास रखवा लेता है, रुकवा देता है कि भाई सुनो बैंक, हाँ जी, तुम सीआरआर और एसएलआर अपने पास मेंटेन करो। यस सर। तो वो फंड्स क्या होते हैं, वो फंड्स आगे क्या होते हैं सर, आगे चैनलाइज होते हैं टू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वी शैल बी इलेबोरेटिंग दिस इन द सेक्शन। हाँ जी आगे पढ़ेंगे, हाँ जी आगे पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। आप ये मान के चल लो कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। अब अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ जी, फंड्स ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, सिंपल। लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई जो आज का आपका यूपीआई सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, उसको डेवलप करने में भी क्या है, आपका आरबीआई का हाथ है। देखो, मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट, हमको पता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी वन में एनवाइसेज, अच्छा, पेपर बेस्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स एंड फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, हमको पता है सर। बहुत सारे सिस्टम है, पेपर पैसे, डिजिटल फंड ट्रांसफर, सब कुछ आसान है। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। करेंसी हो गया, चेक हो गया, ये सब क्या है सर, आपका पेपर बेस्ड सिस्टम है। डिजिटल में क्या आ गया, कार्ड स्वाइपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सो ऑन। आरबीआई ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर दिस सिस्टम एंड सेट्स द रूल एंड। आपको पता है बेटा, ऐसे नहीं है, आपका ट्रस्ट है उस पर। जब आप कार्ड को स्वाइप कर रहे हो या पेटीएम ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपका ट्रस्ट है अपने बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें आरबीआई का हाथ है। ये सुनो, कैन वी इमेजिन अ थ्राइविंग बिजनेस सेक्टर विदाउट एफिशिएंट पेमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताओ बेटा, जो भी हमने पढ़ा, हाँ, क्या वो बहुत ही बेसिक बातें नहीं थी? हाँ, कि आरबीआई ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है। मुझे फटाफट से बता दो, मैंने आपको सारा का सारा करा दिया है आरबीआई तक, बहुत ही बढ़िया। आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, सच्ची। ऐसे ही हमको सेबी पढ़ना है सर, उसके बाद पढ़ेंगे सीसीआई, उसके बाद आईआरडीए पढ़ लेंगे, अच्छा चैप्टर नबार्ड पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आसान था, बहुत ही आसान था सर, ठीक है। ओके, इसको आगे करेंगे हम कल कंटिन्यू। एवरीबॉडी एक बार इसको रीड मार लेना, क्योंकि आप 12th में पढ़ कर आए हो, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा आसान होगा ये। राइट एवरीवन, एक बार बस इसको रीड मार लेना, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछना। राइट एवरीवन, सो मिलते हैं आपसे कल। आई होप आपको समझ में आया होगा। जनरल बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा आरबीआई के पढ़ने में, सेबी के बारे में पढ़ने में, सीसीआई पढ़ेंगे। हो सकता है आप सीसीआई सेबी के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो, सेबी शायद आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन हाँ सीसीआई के बारे में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। राइट, रीडिंग करनी है आपको और कुछ नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, नहीं होगा तो भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमको समझ में आ गया।
बीसी के आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खत्म होने वाला है, जैसे मैंने आपको कहा था कि यूट्यूब पे मैं पूरा अपलोड करूंगा तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है ना, राइट। 80% तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।